नमस्कार, यूपीवीएस प्लानर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। घटना सार वार्षिकी 2025 सीरीज का ये तीसरा वीडियो है और अभी हम लोग यहाँ पर राष्ट्रीय घटनाक्रम को ही देख रहे हैं। ये वाला पोर्शन सबसे बड़ा पोर्शन है पूरी घटना सार का, और कोशिश करेंगे कि हम लोग अगली क्लास में ये वाला पोर्शन खत्म कर दें। उसके बाद जितने भी सेगमेंट्स हैं वो इतने बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे हैं, तो वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। ठीक। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो हम लोग घटनासार की पीडीएफ कर रहे हैं, इसकी जो मार्क्ड और हाईलाइटेड कॉपी है, ये आप टेलीग्राम जो चैनल है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का नीचे आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। इसके अलावा घटना सार की जो हम लोग करते जा रहे हैं, इनकी एक टेस्ट भी 30, 20, 50 जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डेली टेस्ट हमारा उसमें आता जा रहा है, उसी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है पीसीएस 2025 के लिए, जो 12 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है, और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी के लिए एक भी पैसा उसमें नहीं है। ठीक। और एग्जाम के लेवल के टक्कर की सीरीज है, आप वहां पर जाके उसको जरूर एक बार अटेम्प्ट करें, आपको बेनिफिट उसका एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने पेज नंबर 44 तक कर लिया था पिछली क्लास में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास जो अगला पहला पॉइंट है वो है कि जो शिक्षा मंत्रालय है उसका प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 यहाँ पर जारी किया गया है। इसको जारी किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 18 जून 2025 को। तारीख से हमको मतलब नहीं है। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए ज्वाइंटली इसको जारी किया गया है। दो एकेडमिक ईयर्स को ये कवर कर रहा है, 2022-23 को, 2023-24 को ये कवर कर रहा है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0। बेसिकली जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है वो है क्या, तो अगर हम परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की बात करें तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इंडिया का जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, शिक्षा मंत्रालय है, उसकी तरफ से जारी किया जाने वाला एक एनुअल रिपोर्ट कार्ड है। ठीक। ये रिपोर्ट कार्ड किस चीज का है? ये रिपोर्ट कार्ड आपके स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें जो स्कूली शिक्षा प्रणाली है, स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको उसका इवैल्यूएशन करता है। यानी कि एक तरीके से ये एक रैंकिंग सिस्टम है जो ये बताता है कि स्कूली शिक्षा के मामले में कौन सा जो स्टेट है वो कितना अच्छा काम कर रहा है। तो इसको देख के हम ये बता सकते हैं कि कौन सा स्टेट स्कूली एजुकेशन के हिसाब से आगे है और कौन सा पीछे है। ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, ये पहली बार जो लॉन्च किया गया था वो 2019 में लॉन्च किया गया था। जो फर्स्ट है वो लॉन्च हुआ था 2019 में, और 2019 से ये लॉन्च होता, मतलब ये जारी होता चला आ रहा है। और 2019 में जो जारी किया गया था वो 2017-2018 का जो एकेडमिक ईयर था उस पर बेस्ड था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को वहाँ की स्कूल एजुकेशन के स्तर के आधार पर रैंक करता है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि स्टेट्स के बीच में एक हेल्दी जो कंपटीशन है वो उसको बढ़ावा मिले, जिससे वो अपनी जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो कमियां हैं उनको पहचाने, उनको दूर करें, उनको सुधार करें, और अपने आप को भी बेहतर करने की कोशिश करें। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। यहाँ अगर हम देखें जो हमको दिया हुआ है ये वाला पीजीआई 2.0 में जो जारी किया गया है, तो ये बेसिकली हम लोगों ने देख ही लिया कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन करता है। जो पीजीआई 2.0 है ये बेसिकली पीजीआई का यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का एक संशोधित संस्करण है, एक रिफाइंड एक एडिशन है। इसको बेहतर करके यहाँ पर लाया गया है, तब इसको 2.0 कहा गया। पहली बार 2017-18 में नहीं शुरू किया गया था, 2017-18 के लिए 2019 में जारी किया गया था। ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वही है जो हम लोगों ने देखा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी एजुकेशन सिस्टम की स्थिति का आकलन करना और नीति निर्माण एवं इंटरवेंशन के लिए डेटा बेस्ड एक अंतर्दृष्टि प्रदान करना, कि वो देख सके कि कहाँ कहाँ पर कमियां हैं, कहाँ कहाँ पर सुधार की जरूरत है, और उसके आधार पर अपने एजुकेशन सिस्टम को बेटर कर सकें।
यहाँ पर जो पीजीआई 2.0 है, इसमें कुल 73 इंडिकेटर्स हैं, 73 संकेतक हैं, जो 6 प्रमुख डोमेन्स में, प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित हैं। और जो कुल स्कोर है वो 1000 अंकों का होता है। यानी कि इन 73 इंडिसेस के बेसिस पर इनका इवेल्युएशन किया जाता है। और टोटल जो हाईएस्ट वैल्यू इनको दी जा सकती है वो है 1000 की। यानी कि जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें हाईएस्ट नंबर कितने हैं? 1000 है। और फिर स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी जो है वो उन्होंने कितना नंबर स्कोर किया है उसके बेसिस पर यहाँ पर उनको 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये 10 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? तो जो सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जिनका स्कोर 941 से 1000 के बीच में है, उनको यहाँ पर दक्ष ग्रेड में डाला गया है। ठीक। जो 881 से 940 तक का स्कोर करते हैं उनको उत्कर्ष में रखा गया है। ऐसे ही अति उत्तम, उत्तम, प्रचेष्टा, प्रचेष्टा 2, प्रचेष्टा 3, आकांक्षी यानी कि एस्पिरेशन वाला, और आकांक्षी 2, आकांक्षी 3। तो ये कुल मिला के जो 10 ग्रेड में इसको डिवाइड किया गया। लेकिन एक बात यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है कि पहली जो 4 ग्रेड्स हैं, दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम और उत्तम, ये क्या हैं? ये खाली हैं। खाली है का मतलब इनमें कोई भी स्टेट इतना स्कोर कर ही नहीं पाया है। ठीक, यहाँ पर कोई स्टेट स्कोर नहीं कर पाया है। 4 खाली हैं शुरुआती। शुरुआत हमारे पास प्रचेष्टा से होगी। किसी का भी स्कोर जो है वो 760 के ऊपर है ही नहीं। ठीक, किसी भी स्टेट का। खैर, हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो इंडिसेस हैं उनमें अगर देखें तो क्या क्या है, तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख के रखा गया। स्कूलों में नामांकन तक पहुंच, बुनियादी ढांचा एवं सुविधाएं कैसी हैं स्कूलों में, जेंडर, जाति और सामाजिक समूहों के बीच समान अवसर है या नहीं है शिक्षा के, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और मैनेजमेंट, लर्निंग आउटकम कैसा है, छात्रों की जो शैक्षिक उपलब्धियां हैं, एजुकेशन अचीवमेंट्स हैं, वो कैसी हैं, शिक्षकों को शिक्षण और प्रशिक्षण जो है वो इसमें शामिल है। ठीक, टीचर्स की लर्निंग और उनकी ट्रेनिंग किस तरीके की राज्यों में है वो इसमें शामिल है। तो इस तरीके के कुल 73 इंडिसेस हैं जिनको 6 डोमेन्स में बांटा गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास है डोमेन्स वगैरह। अब यहाँ अगर देखें तो कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष 4 स्तरों में स्थान नहीं बना पाया। जैसा मैंने बताया कि 760 के ऊपर कोई स्कोर ही नहीं कर पाया। जो सबसे जो टॉप करने वाली स्टेट या यूनियन टेरिटरी है वो कहाँ पर है? वो इस वाले लेवल पर है। इस वाले लेवल पर है। यहाँ से ऊपर कोई नहीं है। और यहाँ पर देखें तो चंडीगढ़ ने 719 अंक प्राप्त किए हैं। और 701 से 760 के स्कोर के साथ, के बीच के स्कोर के साथ ग्रेट प्रचेष्टा 1 तक पहुंचने वाला अकेला यूनियन टेरिटरी बना है। ठीक। तो यहाँ पर कौन है? चंडीगढ़ है, अकेला यूनियन टेरिटरी है जो यहाँ पर पहुंचा है। और इसको 10 ग्रेड में क्लासिफाई किया गया है, जो हम लोग ऑलरेडी अभी देख चुके हैं कि 10 ग्रेड कौन कौन से हैं। ठीक। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में पंजाब, दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा, केरल, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, हरियाणा, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान ने 581 से 640 के बीच में स्कोर किया है। और ये प्रचेष्टा 3 वाली ग्रेड में है। ठीक। मेघालय 417.9 अंक प्राप्त करके ग्रेड 10 आकांक्षी 3 में स्थान पाया, तो सबसे निम्न श्रेणी है। ठीक। तो ये यहाँ पर है। अब यहाँ इतनी चीज हम लोग को ध्यान रखनी है। अब एक चीज यहाँ पर और देखें, क्षेत्रीय असमानता को भी दिखाता है, क्योंकि चंडीगढ़ जैसे क्षेत्रों का एक्सीलेंट जो परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट तो हम नहीं कह सकते क्योंकि टॉप 4 तो खाली ही है, प्रचेष्टा 1 तक पहुंचा है चंडीगढ़। लेकिन फिर भी ये टॉप, ये 719 का स्कोर कर रहा है और मेघालय 417.9 का स्कोर कर रहा है। तो बता रहा है कि कितना डिफरेंस है, कितना गैप है, रीजनल गैप कितना है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको ये यहाँ पर दिखाता है। अब आगे हमारे ही कि आंध्र प्रदेश में देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जो है वो बनाई जाएगी, उसकी स्थापना करी जाएगी। कहाँ पर करी जाएगी? आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में अमरावती क्वांटम वैली कार्यशाला के दौरान क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल के तहत आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की स्थापना की घोषणा करी गई है। कहाँ पर की जाएगी? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में की जाएगी।
ये ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ पर अगर देखें तो क्वांटम कंप्यूटिंग बेसिकली होती क्या है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग बेसिकली एक एक रिवॉल्यूशनरी टाइप की एक कंप्यूटिंग है। हमारी ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग क्या होती है, हम जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटिंग सिस्टम है वो दो डिजिट्स के ऊपर काम करता है, जिनको हम बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं, 0 और 1। जहां पर 0 का मतलब होता है क्या, ऑफ, और 1 का मतलब क्या होता है, ऑन। यानी कि कोई भी स्थिति या तो ऑफ की सिचुएशन में होगी या तो ऑन की सिचुएशन में होगी। तो इनके आधार पर हमारे कंप्यूटर चलते हैं, जिनको हम बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। और बाइनरी सिस्टम के आधार पर हमारे कंप्यूटर चलते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग बेसिकली क्या होता है, क्वांटम कंप्यूटर बेसिकली हमारे पास क्वांटम फिजिक्स के जो नियम है उनका यूज करके यहाँ पर कंप्यूटिंग करते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स। और ये बेसिकली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आइडियल होते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल जो कंप्यूटर्स हैं, जो बाइनरी डिजिट्स पर बेस्ड हैं, 0 और 1 पर बेस्ड हैं, ठीक उनके लिए करना मुश्किल होता है, उनके लिए करना कठिन होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक, जैसे मैंने ही बताया कि जो हमारे पास ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स हैं, पारंपरिक कंप्यूटर हैं, वो बेसिकली लाइट स्विच की तरह काम करते हैं, जहां पर बाइनरी डिजिट 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन, जिसको हम लोग बिट बोलते हैं। वही क्वांटम कंप्यूटर एक बेसिकली एक ही समय, अच्छा यहाँ पर पारंपरिक कंप्यूटर में क्या होता है कि या तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सिचुएशन होगी, पोजीशन होगी, वो या तो ऑफ होगी या दूसरे क्या होगी, ऑन होगी। एक ही सिचुएशन होगी, या तो स्विच ऑफ है या तो स्विच क्या है, ऑन है। जबकि क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होता है, क्वांटम कंप्यूटिंग में जो स्विच है वो एक ही समय पर ऑन और ऑफ दोनों ही सिचुएशन में रह सकता है। ठीक, इनके बीच में किसी भी स्थिति में हो सकता है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा अजीब नियम है क्वांटम कंप्यूटिंग का कि एक ही वस्तु एक समय पर एक से ज्यादा अवस्थाओं में रह सकती है। और क्वांटम कंप्यूटिंग में जो सबसे छोटी इकाई, जैसे ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में बिट होता है, वैसे क्वांटम कंप्यूटिंग में जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है क्यूबिट। ये क्वांटम कंप्यूटिंग की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक, ये बेसिकली जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं हमारे जनरल पब्लिक के लिए नहीं है कि हमारे मोबाइल, हमारे लैपटॉप या हमारे पीसी की जगह ले लें या हमारे उस काम में आ सके, हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक, ये बेसिकली बहुत बड़ी और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, उनको सॉल्व करने, उनको करने के लिए इनको बनाया जा रहा है। जैसे बेसिकली नई दवाओं और जो नए मटेरियल्स होते हैं उनके मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर उनकी डिजाइनिंग करना, जटिल या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो फिनेंशियल मॉडलिंग है या रिस्क एनालिसिस है उसमें इनका इस्तेमाल किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वगैरह में इसका प्रयोग किया जाएगा, जिससे कि हम मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए बहुत तेजी से लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को क्या कर सकें, डेवलप कर सकें। क्रिप्टोग्राफी में इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा, जो एनक्रिप्शंस को तोड़ने और ऐसे इंक्रिप्शंस को बनाने में काम आएंगे जिनको तोड़ना मुश्किल होगा। बेसिकली अगर बात करें तो क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग का एक बिल्कुल नया तरीका है, जो हमें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कठिन समस्याओं और सॉल्यूशन, जो जो ची प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करने में क्या करेगा, मदद करेगा। हालांकि ये अभी अपनी इनिशियल स्टेज पर है, धीमे धीमे डेवलप होगा। और हमारे देश में इस पर हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार ने इन चीज़ों की ओर अपना ध्यान दिया है। और जैसे हमारे पास जो एआई मिशन है वो है, वैसे ही यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए भारत सरकार के द्वारा नेशनल क्वांटम मिशन भी शुरू किया गया है ना। तो हम लोग उसकी बात कर लेते हैं कि ये जो वैली है, क्वांटम कंप्यूटिंग वैली, जो कि अमरावती में बनाई जा रही है, इस वैली की स्थापना जनवरी 2026 तक की जाएगी, जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन के ऑब्जेक्टिव्स के अनुरूप एक नेशनल इनोवेशन सेंटर यानी कि राष्ट्रीय नवाचार केंद्र के रूप में क्या करेगी, काम करेगी। ठीक, ये क्वांटम वैली हेल्थ केयर से लेके एग्रीटेक जैसे कई क्षेत्रों में क्वांटम कंप्यूटिंग की शक्ति को समाज और उद्योग के लाभ के लिए उपयोग में लाने का कार्य करेगी। यहाँ पर हमारे पास एक टर्म आया है, नेशनल क्वांटम मिशन, या हम बोले कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। अब ये जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है ये बेसिकली क्या है, तो नेशनल क्वांटम मिशन भारत की सरकार के द्वारा शुरू किया है, एक बहुत ही एस्पिरेशनल, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी साइंटिफिक प्रोग्राम है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी के से एरिया में भारत को एक ग्लोबल लीडर बनाना। और क्वांटम कंप्यूटिंग जो ये जो नेशनल क्वांटम मिशन है इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, 2023 से 2031 तक के पीरियड के लिए लगभग
6,000 करोड़ के बजट के साथ इसको मंजूरी दी है। स्पेसिफिकली बोले तो 6,003 करोड़ के बजट के साथ इसको मंजूरी दी है। ये जो स्कीम है या जो प्रोग्राम हमारे पास या मिशन जो हमारे यहाँ शुरू किया गया, ये बेसिकली भारत की क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम कम्युनिकेशन और दूसरी क्वांटम डिवाइस बनाने और इस एरिया में, इस क्षेत्र में भारत को सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट रिलायंट जो है वो रिलायंट बनाने की एक नेशनल स्कीम है ये। ऑब्जेक्टिव्स क्या है नेशनल क्वांटम मिशन के? नेशनल क्वांटम मिशन के ऑब्जेक्टिव्स में अगर देखें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है क्वांटम कंप्यूटर बनाना। ठीक। एक सेफ क्वांटम कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना, 2000 किलोमीटर की रेंज में सैटेलाइट बेस्ड सुरक्षित क्वांटम कम्युनिकेशन स्थापित करना एक ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर, जिसका उपयोग डिफेंस, गवर्नमेंट और बैंकिंग जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में किया जाएगा, जहां पर डेटा की जो सेफ्टी है वो सुप्रीम है। ठीक। फिर इसके अलावा यहाँ पर क्वांटम सेंसर्स का इस्तेमाल किया का जो है निर्माण किया जाएगा। क्वांटम सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे हमारे पास एटॉमिक क्लॉक्स की तरह बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव क्वांटम सेंसर बनाए जाएंगे, जो समय, पोजीशन और नेविगेशन में हमें बहुत ही ज्यादा सटीक इस जो है वो प्रदान करेंगे। ठीक है। क्लियर। अब ये भारत के लिए जरूरी क्यों है? भारत के लिए जरूरी है क्योंकि क्वांटम टेक्नोलॉजी आने वाली दुनिया का भविष्य है। जैसे हम बोलते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, इसी की तरह से एक बहुत ही क्रांतिकारी और बहुत रिवॉल्यूशनरी टेक्निक है क्वांटम कंप्यूटिंग। कभी आप इसके बारे में पढ़िएगा, क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़िएगा, ठीक, अचंभित हो जाएंगे आपकी क्या क्या वहां पर कंसेप्ट्स हैं। हालांकि क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में जैसा मैंने बताया है कि बहुत ही ज्यादा एक क्रांतिकारी तकनीक माना जा रहा है, इसको डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये तकनीकें हर क्षेत्र को बदलने की क्षमता रखती है और भारत के लिए कई मायनों में इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है भारत के लिए, क्योंकि ये भारत को अमेरिका, चाइना, यूरोपियन यूनियन जैसे उन सेलेक्टेड कंट्रीज के ग्रुप में शामिल कर देगा जो क्वांटम टेक्नोलॉजी में अभी लीड कर रहे हैं दुनिया को। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, जैसे दवाइयों का मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके उनकी डिजाइनिंग करनी, स्पेस, फाइनेंस और मैन्युफैक्चरिंग जैसे एरियाज में भी ये बहुत लाभदायक बात के लिए साबित होगा और एक एक इकोनॉमिक वेव इससे उत्पन्न होगी, ऐसा माना जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा। क्वांटम कम्युनिकेशन जो होगा वो बिल्कुल अनब्रेकेबल एन्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि सरकार, डिफेंस और बैंकिंग और जितने भी ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां पर डेटा और सूचना इंपॉर्टेंट है, सिक्रेसी इंपॉर्टेंट है, वहां पर ये ऐसा एन्क्रिप्शन प्रोवाइड करेगा कि उसको बाहर से भेद पाना बिल्कुल भी असंभव होगा और इससे हमारी जो मिलिट्री है, डिफेंस है, हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, उनको बहुत ही ज्यादा सुरक्षित एक माहौल जो है वो प्राप्त होगा और सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंसी तो ये लेके आएगा ही आएगा। ठीक, तो हमको इस पर ध्यान रखना है क्वांटम कंप्यूटिंग के पे। अच्छा, अगला है केरल में भारत का पहला तितली अभयारण्य यानी कि बटरफ्लाई सैंक्चुरी हमारे पास केरल में खोली गई है, भारत की पहली। और ये कहाँ पर खोली गई है? ये केरल राज्य वन्यजीव बोर्ड ने अरलम अभयारण्य जो है वहां भारत का पहला तितली अभयारण्य इसको घोषित किया है। ठीक है। ये केरल के कन्नूर जिलों में स्थित है और इसका नाम अब बदल कर दिया गया है, अरलम तितली अभयारण्य यानी कि अरलम बटरफ्लाई सैंक्चुरी कर दिया गया है। यह पश्चिमी घाट में स्थित है। इसमें कई सारी दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां तितलियों की शामिल हैं। अरलम में बटरफ्लाई सफारी ट्रेल जैसी गाइडेड भ्रमण यात्राएं संचालित करी जाती हैं। इसे तितलियों के बारे में लोग जान जाते हैं। कहाँ पर है, किस जिले में है, प्लस जो पश्चिमी घाट है इसकी बात भी हमको ध्यान रखनी है। इसमें इतना ही हमको ध्यान रखना है। फिर है नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली सभा का आयोजन किया गया। कब किया गया? तारीख ध्यान रखिए, जगह ध्यान रखिए। नई दिल्ली में 16 जून 2025 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि आईबीसीए की पहली महासभा का आयोजन किया गया। आगे बढ़ने से पहले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म तो आप जान ही गए, शॉर्ट फॉर्म भी आप जान गए कि आईबीसीए है, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस।
ये जो इनिशिएटिव है इसको भारत की नेतृत्व में शुरू किया गया। ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है दुनिया की 7 प्रमुख कैट स्पीशीज यानी कि बिल्ली प्रजातियों को कंजर्व करना, उनकी रक्षा करना और उनका संरक्षण करना। इसको बेसिकली लॉन्च किया गया था कब? इसको लॉन्च किया गया था 9 अप्रैल 2023 को। प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ या एनिवर्सरी के अवसर पर, और जैसा हमने कहा 7 प्रमुख बिल्लियों के प्राकृतिक आवासों यानी कि नेचुरल हैबिटेट का संरक्षण करना, उन बिल्लियों की रक्षा करना और उन बिल्लियों का संरक्षण करना शामिल है। ठीक है। ये जैसा मैंने बताया कि ग्लोबल अलायंस है। शुरुआत किसने की थी? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तारीख क्या है? 9 अप्रैल 2023 को की थी। ठीक है। अब ये इसका इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है उन देशों को एक साथ लाना जहां ये 7 बड़ी बिल्लियां पाई जाती हैं। ठीक। अब आईबीसीए मुख्य रूप से जो मैं 7 बड़ी बिल्लियों की बात कर रहा हूँ वो कौन कौन सी, तो यहाँ पर नाम दिया होगा। 7 बड़ी बिल्लियां कौन कौन सी हैं? ये हैं बाघ यानी कि टाइगर, शेर यानी कि लॉयन, तेंदुआ यानी कि लेपर्ड, हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और प्यूमा। ठीक। तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 बड़ी बिल्लियों का संरक्षण करना है, इनके नेचुरल हैबिटेट की सुरक्षा करना है। तो इन 7 बड़ी बिल्लियों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। ये 7 बड़ी बिल्लियां कौन कौन सी, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक। अब यहां अगर देखा जाए तो इस आईबीसीए का जो मुख्यालय है वो कहाँ होगा? इस आईबीएसए का मुख्यालय भी भारत में होगा। लिख देता हूं। आईबीसीए का जो मुख्यालय है या हेड क्वार्टर है वो भी कहाँ होगा? इंडिया में होगा। अब ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आधारित है। ये सब तो हम लोगों ने पढ़ ली है, बता ही दिया मैंने। अब आईबीसीए जो है वो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के तत्वाधान में गठित किया गया है। और ये बेसिकली उन 95 देशों को अपने आप में शामिल करता है जहां बड़ी बिल्लियां जो है वो नेचुरल रूप से पाई जाती हैं। ऑब्जेक्टिव और लक्ष्य हम लोगों ने देखा कि दुनिया भर में बड़ी बिल्लियों की घटती आबादी को रोकना, उनके कंजर्वेशन के जो प्रयास हैं उनमें कोऑपरेट करना आपस में, उनसे संबंधित जो नॉलेज है उसका साझाकरण करना कि भाई किसी देश में बिल्लियों में से किसी की प्रजाति बढ़ रही है और किसी देश में घट रही है, तो जहां पर नहीं बढ़ रही या घट रही वो देश उससे जानकारी ले सकता है कि भाई आपने ऐसा क्या किया कि आपके यहाँ इनकी स्थिति में सुधार हुआ है। तो ये ज्ञान का साझाकरण है। वित्तीय और तकनीकी सहायता के माध्यम से इनको मजबूत करना है। ठीक। यहां पर ध्यान रखें भूपेंद्र यादव को सर्वसम्मति से आईबीसीए के अध्यक्ष के रूप में चुना गया और एसपी यादव को जो है वो महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा ये। ठीक। नियुक्त किया गया है। अब यहाँ अगर देखें तो कुछ और दस्तावेज यहाँ पर, जैसे भारत के साथ मुख्यालय समझौता यानी कि हेडक्वार्टर एग्रीमेंट, जैसा मैंने बताया कि हेडक्वार्टर इंडिया में होगा। वर्क प्लान क्या रहेगा, इसके रूल्स और प्रोसीजर्स क्या होंगे, फाइनेंशियल रेगुलेशंस क्या होंगे, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अप्रूव भी इस महासभा में किया गया। और विश्व के 9 देशों ने इसमें अपनी भागीदारी को फिर से रैटिफाई किया, पुष्टि करी। ये कौन कौन से हैं? भूटान, कंबोडिया, इस्वातिनी, गिनी, भारत, लाइबेरिया, सूरीनाम, सोमालिया और कजाकिस्तान। इस्वातिनी का ही पुराना नाम क्या था? स्वाजीलैंड था। तो ये 9 देशों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि यहाँ पर करी है। अब आ जाता है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का इसरो के साथ SSLV टेक्निक ट्रांसफर एग्रीमेंट यानी कि SSLV तकनीक हस्तांतरण समझौता। SSLV का मतलब होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसका मतलब क्या है? यानी कि हिंदी में अगर बोले तो लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान हो गया। और ये बेसिकली जो इसरो है उसके द्वारा डेवलप किया गया एक रॉकेट है।
हमारे पास इसरो के पास बड़े बड़े रॉकेट हैं, जैसे पीएसएलवी हो गया, जीएसएलवी हो गया ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक, और जीएसएलवी हो गया, ये बेसिकली क्या है, ये हैवी सैटेलाइट्स को स्पेस में ले जाने का काम करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हमको छोटे छोटे सैटेलाइट्स को स्पेस में ले जाना होता है। अब मान लीजिए कि आपको 10 टन माल कहीं पर पहुंचाना, तो उसके तो आपको ट्रक लेना पड़ेगा कि भाई ट्रक से माल पहुंचा दें। लेकिन मान लीजिए कि आपको 10 टन माल नहीं पहुंचाना, केवल 10 किलो का एक पैकेट है, वो 10 किलो का पैकेट आपको ए से लेके बी जगह पर पहुंचाना है, कि प्रयागराज से आपको उसको लखनऊ पहुंचाना है। तो प्रयागराज से लखनऊ 10 किलो का पैकेट पहुंचाने के लिए क्या आप बड़ा सा ट्रक बुक करेंगे? नहीं, आपको छोटा व्हीकल कोई चाहिए होगा, है ना। तो उसके लिए ऐसे छोटे सैटेलाइट्स को अगर लॉन्च करना है, तो उसके लिए पीएसएलवी और जीएसएलवी का इस्तेमाल करना पैसे की बर्बादी है। तो अब ऐसे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए एसएसएलवी की बात यहाँ पर करी जा रही है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए इसरो ने एसएसएलवी को बनाया है। ये खास तौर से छोटे सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। अब क्योंकि ये छोटा है, तो मटेरियल कम लगेगा, और क्योंकि इसका खुद का भार भी कम होगा, तो कम जो फ्यूल है, उस कम फ्यूल का इस्तेमाल करके हम भेज सकेंगे, है ना। क्योंकि छोटा है तो इसको जल्दी तैयार भी किया जा सकेगा। बड़े जो व्हीकल्स होते हैं, लॉन्च व्हीकल, उनको तैयार करने में हफ्तों लगते हैं, जबकि इसको 24 से 72 घंटों के अंदर तैयार करके लॉन्च करने के लिए तैयार किया जा सकेगा। ठीक, ये बेसिकली 10 किलोग्राम से लेके 500 किलोग्राम तक के छोटे सैटेलाइट्स को अर्थ की लोअर ऑर्बिट में जो है वो स्थापित कर सकता है। जरूरत, क्योंकि जिसमें खर्चा कम है, क्योंकि ये जल्दी तैयार हो जाता है लॉन्च करने के लिए, तो इसको लॉन्च ऑन डिमांड फैसिलिटीज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि भारत जो है वो दुनिया के अलग अलग देशों के सैटेलाइट्स को लॉन्च भी कर रहा है। और जब एक छोटा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हमारे पास होगा, तो दुनिया के वो देश जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाना चाहते हैं, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, उनके लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत वहां पर मौजूद होगा, और इस एसएसएलवी का इस्तेमाल करके भारत ये काम कर सकेगा। और इसी एसएसएलवी के लिए, है ना, इसी एसएसएलवी के लिए अगर देखा जाए, तो बेंगलुरु की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो HAL है, उसने 21 जून 2025 को जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है उसके लिए 511 करोड़ रुपए की बोली लगाकर इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्राप्त कर लिया है। ठीक, और अगले 2 साल तक इसरो जो है वो HAL को एसएसएलवी की जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर करेगा। इस दौरान HAL को 2 प्रोटोटाइप रॉकेट बनाने होंगे, और इसरो की आपूर्ति श्रृंखला का, यानी कि उसकी जो सप्लाई चेन है, उसका प्रयोग करना होगा। अभी जो HAL है वो एसएसएलवी की डिजाइन में खुद से कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। हालांकि 2 साल के बाद वो अपनी खुद की सप्लाई चेन बना सकता है, चुन सकता है, और डिजाइन को बेहतर करने में इसरो की सलाह ले सकता है। इस समझौते में यह है कि हर साल जो HAL है वो 6 से लेके 12 तक एसएसएलवी रॉकेट बनाएगा, जो बाजार की मांग पर डिपेंड करेंगे। मिनिमम 6, मैक्सिमम 12। ठीक, तो एसएसएलवी क्या होता है ये तो हम लोग देख ही चुके हैं यहाँ पर। ठीक, छोटे सैटेलाइट्स के लिए उपयोगी है। निजी कंपनियों की भागीदारी जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि स्पेस सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए भी खोल दिया गया है। भारत अभी ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में केवल 2% हिस्सा रखता है, लेकिन अगले दशक तक इसको 44 बिलियन डॉलर, यानी कि 3.81 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य है। और ये कदम भारत को छोटे सैटेलाइट लॉन्च में वैश्विक स्तर पर मजबूत बनने में मदद करेगा। ठीक, फिर है डसॉल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड द्वारा फॉल्कन 2000 जेट का उत्पादन। अब डसॉल्ट एविएशन कंपनी बेसिकली क्या है, ये फ्रांस की है। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी ने ये घोषणा की है कि वो फॉल्कन 2000 LXS बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट बनाने के लिए भारत में असेंबली लाइन बनाएगी। ठीक, तो फॉल्कन 2000 LXS जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट है, उसको बनाने के लिए भारत में एक असेंबली लाइन स्टैब्लिश करेगा। कौन करेगा? फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन करेगी ये काम। उसने घोषणा कब करी है? पेरिस एयर शो में करी है। भारत में निर्मित पहला फॉल्कन 2000 LXS जो विमान है वो 2028 में आने की संभावना है, यानी कि पहला विमान जो इस असेंबली लाइन में बनेगा वो 2028 तक बनके तैयार होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये पहली बार है जब डसॉल्ट जो है वो ऐसे बिजनेस जेट का निर्माण फ्रांस के बाहर करेगा। ठीक, अच्छा, डसॉल्ट जो है वो राफेल लड़ाकू विमानों का भी निर्माता है। और जून 2025 में इसके पहले जो डसॉल्ट है उसने
डसॉल्ट एविएशन ने हैदराबाद में लड़ाकू विमानों के धड़ के निर्माण के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये जो ये संयंत्र बनाया जाएगा इस लड़ाकू विमान के लिए, वो 2028 में उत्पादन शुरू करेगा, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक। आगे अगर देखें तो ये जो असेंबली लाइन है इसमें रिलायंस की भी भागीदारी होगी। और यहाँ पर फॉल्कन 2000 LXS बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट का निर्माण महाराष्ट्र के मिहान विशेष आर्थिक क्षेत्र में डसाल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड की नागपुर सुविधा में किया जाएगा। ठीक है, नागपुर सुविधा में किया जाएगा। ये बेसिकली डसाल्ट एविएशन और रिलायंस एरो स्ट्रक्चर लिमिटेड के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर है। ठीक। इसके साथ जो भारत है वो दुनिया का पांचवा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट बनाने की क्षमता होगी। अभी ये क्षमता फ्रांस, कनाडा, ब्राजील, यूएसए के पास है। और यहाँ पर इस इन विमानों का निर्माण वैश्विक बाजार और भारत के लिए किया जाएगा। एक पॉइंट और है कि डसॉल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड को फॉल्कन श्रृंखला के लिए एक्सीलेंस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें फॉल्कन 6X और फॉल्कन 8X कार्यक्रम जो है वो शामिल है। ठीक। तो ये हमारे पॉइंट थे। यहाँ पर अगला है सेफ्रॉन और एचएएल में लीप इंजन के पार्ट्स बनाने का समझौता। अब लीप इंजन हमारे पास बेसिकली क्या है, तो लीप इंजन का जो फुल फॉर्म है वो हमारे पास है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीडिंग एज एविएशन प्रपल्सन इंजन। ठीक। ये इसका लीप इंजन का पूरा नाम है, लीडिंग एज एविएशन प्रपल्शन इंजन। ये बेसिकली एक एडवांस्ड कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट्स के लिए बनाया गया हाई बाईपास टर्बोफैन इंजन है। सिंपल सी बात है, एक बहुत ही एडवांस्ड इंजन है और बहुत ही सफल है, बहुत ही सक्सेसफुल ये जेट इंजन है। और खास बात इसकी ये है कि ये कम फ्यूल खाता है, इसका माइलेज ज्यादा है ना, इसका एवरेज ज्यादा है। हम तो गाड़ियों की बात करते हैं, है ना। ये अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और अपनी रिलायबिलिटी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है ये इंजन। और ये इंजन बेसिकली बनाता कौन है, CFM इंटरनेशनल। कौन बनाता है, CFM इंटरनेशनल के द्वारा बनाया जाता है। और CFM इंटरनेशनल जो है ये GE इलेक्ट्रिक और फ्रांस की सफरान एयरक्राफ्ट इंजन्स का ज्वाइंट वेंचर है। सफरान एयरक्राफ्ट इंजन का ज्वाइंट वेंचर है ये। GE इलेक्ट्रिक कहाँ की है, यूएसए की है। सफरान कहाँ की है, फ्रांस की है। ठीक। अब जैसे हमारे पास नई गाड़ियां हैं उनको कंपेयर करें पुरानी गाड़ियों से, तो नई गाड़ियां जो हैं वो ज्यादा शांत हैं। पुरानी गाड़ियों में तो पता चलता था कि चार गली पीछे से गाड़ी निकल रही तो पता चल जाता था कि गाड़ी निकल रही। आज की गाड़ियां हमारे बगल से भी निकल जाए तो पता नहीं चलता कि कोई गाड़ी निकल गई है। प्लस आज की गाड़ियां कम प्रदूषण फैलाती हैं, आज की गाड़ियां ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट हैं। तो वही हाल यहाँ पर इसका भी है कि ये जो इंजन है ये बहुत ही ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। पुराने इंजनों के मुकाबले 15 से 20% तक कम फ्यूल ये इस्तेमाल करता है। और इससे ईंधन की बचत होगी जिससे कंपनियों को फायदा होगा और हो सकता है किराया भी जहां पर ये है कम हो जाए, सस्ता कर दें। लेस पॉल्यूशन है यहाँ पर, पॉल्यूशन कम में फैलाता है, हानिकारक गैसें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को ये कम छोड़ता है। तो ये एक एडवांस्ड और फायदेमंद इंजन है जिसके लिए सेफ्रॉन ने HAL के साथ समझौता किया है कि ये लीप इंजन के पार्ट्स को बनाया जाएगा। ठीक। तो भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस की जेट इंजन निर्माता कंपनी सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन के बीच पेरिस एयर शो के 55वें संस्करण में समझौता हुआ है जिसके तहत दोनों कंपनियां मिलकर लीडिंग एज एविएशन प्रपल्शन इंजन को के पार्ट्स को तैयार करेंगी। ठीक। ये ध्यान रखना है। इसके अलावा सेफ्रॉन जो है वो तेजस मार्क 2 के लिए 110 किलोनॉट क्षमता वाला एक शक्तिशाली इंजन के निर्माण का प्रस्ताव भी उसने जो है वो दिया है। ठीक। फिर है केंद्र सरकार द्वारा 16वीं जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी। तो जनगणना हमारे पास देखें तो
पिछली जनगणना जो थी वो 2011 में हुई थी। और हर 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर देखा जाए तो ये जो है, ये जनगणना जो शेड्यूल थी वो 2021 में होने की लिए शेड्यूल थी। और यहाँ पर 2021 में हमारा भारत में बुरी तरीके से, भारत ही क्या पूरी दुनिया में कोरोना का प्रकोप था, जिसकी वजह से वो उस समय पोस्टपोन कर दी गई और तब से वो बार बार लगातार आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन अब फाइनली एक नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दी गई है कि 2027 में जो है जनगणना करी जाएगी और ये भारत की अब तक की पहली डिजिटल जनगणना होगी। और इसमें जाति जनगणना भी करी जाएगी। ठीक है, दो बातें ध्यान रखनी है कि ये डिजिटल जनगणना भी होगी और इसमें जाति जनगणना भी साथ में की जाएगी। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 16 जून 2025 को, कब यह अधिसूचना जारी हुई है? 16 जून 2025 को जारी हुई है। 2027 जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी। और भारत सरकार ने कहा है कि 4 जून 2025 को 16 वर्षों के बाद जनगणना 2027 कराने की घोषणा की है, जो 2 चरणों में होगी और इसमें पहली बार जातिगत जनगणना भी शामिल होगी। तो ये क्या होगी? ये 2 चरणों में होगी और इसमें क्या होगा? इसमें पहली बार जातिगत जनगणना जो है वो भी करी जाएगी। ठीक, ये देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी और स्वतंत्र भारत में पहली ऐसी जनगणना होगी इसमें जातियों की जनगणना भी शामिल है। ठीक, तो ये क्या है? ये पहली डिजिटल जनगणना भी होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब अधिकांश देशों क्षेत्रों के लिए जो संदर्भ तिथि है वो 1 मार्च 2027 रखी गई है। जबकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो हिमाच्छादित क्षेत्र हैं उनके लिए इसको 1 अक्टूबर 2026 रखा गया है। यानी कि जनगणना 1 मार्च 2027 की इसमें रेफरेंस डेट होगी कि इस डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जनगणना की जाएगी। जबकि जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख जो हिली एरियाज हैं वहां पर 1 अक्टूबर 2026 की रेफरेंस डेट रखी गई है। जनगणना 2027 जैसे 28 फरवरी 2027 तक किया जाना है। डेटा की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 को सुबह 12 बजे। यानी कि ये जो जनगणना है ये किस पर्टिकुलर डेट को हमारी जनसंख्या बताएगी, तो वो है 1 मार्च 2027 को सुबह 12 बजे की जनगणना बताएगी ये। ठीक, होगी कभी? 28 फरवरी 2027 तक होगी। अब यहाँ पर 2 चरण है, तो पहले चरण में ग्रहों का, मकानों का जो होगी लिस्टिंग होगी और फिर दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना होगी। तो ये 2 चरण है। हमारा ये चरण जो है ये पहला चरण है और ये क्या है? ये हमारा दूसरा चरण है। पहले में मकानों की लिस्टिंग करी जाएगी और दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना होगी। ठीक, जनगणना में 28 कॉलम होंगे, घरों की सूची में 34 कॉलम होंगे, यानी कि 34 प्रकार की जानकारी मकानों के लिए और 28 प्रकार की जानकारी जनगणना के लिए की जाएगी। ठीक, जातिगत जनगणना दशकों बाद फिर से सरकारी स्तर पर की जाएगी, जिससे सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस और नीतिगत निर्णय यानी कि पॉलिसी डिसीजन में सुधार संभव होगा। क्योंकि हम यहाँ पर ये जान जाएंगे कि भाई कौन सी जाति की संख्या कितनी है, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, और उसके बाद हम उसके लिए जो अच्छी पॉलिसीज हैं वो वहां पर बना पाएंगे, सोशल जस्टिस उनको ठीक तरीके से प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक, और जनगणना अधिनियम 1948 के तहत 16 जून 2025 को ऑफिशियली इसको नोटिफाई कर दिया गया है। ये जनगणना अब तक की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। ठीक, 2 चरणों में होने वाली जनगणना के पहले चरण में तो हम लोग देख ही चुके हाउस लिस्टिंग। जनगणना जो है मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके डिजिटल माध्यम से की जाएगी। 34 लाख यहाँ पर प्रगणक और पर्यवेक्षक और 1.3 लाख जनगणना पदाधिकारी जनगणना कार्य के लिए नियुक्त होंगे। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। भारत की जनसंख्या 1.2 अरब से अधिक दर्ज करी गई थी और अब तो हम बहुत ज्यादा हो गए हैं। इस समय चाइना को हम क्रॉस कर चुके हैं, है ना? 140 करोड़ को हम क्रॉस कर चुके हैं, ऐसा तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने बताया है। आगे चलते हैं। भारत नॉर्वे से पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा नॉर्वे के सहयोग से, यानी कि पोलर रिसर्च व्हीकल। क्या बनाएगा? पोलर रिसर्च व्हीकल यानी कि PRV बनाएगा अपना पहला, किसकी सहायता से?
नॉर्वे की सहायता से बनाएगा। अब ये पोलर रिसर्च व्हीकल बेसिकली है क्या और इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है? हम जानते हैं कि हमारी धरती में नॉर्थ और साउथ दो पोल हैं जो बिल्कुल बर्फ से ढके हुए हैं, जिन पर किसी देश का अपना कोई अधिकार नहीं है और इसका इस्तेमाल सभी देश जो है वो कर सकते हैं। ठीक। अब भारत भी वहां पर अपने अनुसंधान कर रहा है। भारत के वहां पर दो अनुसंधान केंद्र भी हैं, है ना? ठीक, दक्षिण गंगोत्री है एक। और कौन कौन से हैं, कितने हैं, पहला कौन सा था, ये मुझे आप कमेंट में बताइए। ठीक है। तो अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, भारत जो है अब वहां पर जब रिसर्च करना चाहता है, वहां पर जाना चाहता है, तो अब वहां का जो 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 ज्योग्राफी है वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, समुद्र में बड़े बड़े जो हैं वो हिमखंड, जो आइसबर्ग जो है वो घुमा करते हैं, जिससे एक सामान्य जहाज के द्वारा वहां तक जाना बड़ा मुश्किल हो सकता है। उसके लिए स्पेशलाइज्ड जहाज चाहिए होते हैं, स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स चाहिए होते हैं, वेसल्स चाहिए होते हैं। अभी तक भारत जो था वो इसके लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। ठीक। तो जब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में वो करना चाहता था तो दूसरे देशों के पोलर रिसर्च व्हीकल्स का इस्तेमाल उसको करना होता था। इसमें बड़ी समस्याएं हैं, दूसरे देशों का इंटरफेरेंस होता था, उनकी मर्जी होगी तो देंगे, उनकी मर्जी होगी तो नहीं देंगे। तो भारत अब क्या करता है, इसके लिए अब दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता है और अब वो खुद इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है। ठीक। क्लियर। अब एक चीज और ये भी है कि जैसे मैंने बताया कि अभी तक आर्कटिक और अंटार्कटिक, आर्कटिक कहाँ पर है, नॉर्थ पोल में, और अंटार्कटिक कहाँ पर है, साउथ पोल में, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अभी तक जैसे वो रूस से, नॉर्वे से जहाज लेता था जो बर्फ तोड़ने के लिए भी सक्षम होते थे। अब ये क्या होता था, ये जो सिस्टम था वो बड़ा महंगा, क्योंकि जहाज हमें दूसरे से लिया है तो पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। और अक्सर होता था कि सही समय पर जब हमको जरूरत है तब जहाज मिल ही नहीं पाता था। तो हमारे वैज्ञानिक अभियानों में देरी होती थी, और क्योंकि हम पूरी तरीके से दूसरों पर डिपेंडेंट थे तो ये तो होना ही था। अब अपना खुद का जब जहाज हो जाएगा तो हम जब चाहें अपने वैज्ञानिकों को इन पोलर एरियाज में भेज सकते हैं, और ये आत्मनिर्भर भारत को भी दिखाएगा कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, जब चाहेंगे तब भेजेंगे, नहीं चाहेंगे तो अभी नहीं भेजेंगे, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। हम साल भर यहाँ पर अब रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारा खुद का जहाज है, हम जब चाहेंगे तब जाएंगे। खुद का जहाज है। किराए के जहाज जो हमको मिलते थे वो केवल कुछ महीनों के लिए ही हमको मिलते थे। अपना जहाज होने से हम अब कभी भी गर्मी सर्दी दोनों मौसमों में जाके यहाँ पर रिसर्च कर पाएंगे। इससे हमको जो क्लाइमेट चेंज है उसको समझने का लगातार डेटा मिलेगा, जो पहले पॉसिबल नहीं हो पाता था। इसमें हम अपने हिसाब से जो हमको जरूरत है वैसे इक्विपमेंट्स फिट कर पाएंगे। बर्फ तोड़ने की जो क्षमता हमको चाहिए वो हो जाएगी। ठीक। रियल टाइम रिसर्च कर पाएंगे, गहरे समुद्र का अध्ययन कर पाएंगे, ये सब चीजें। और इससे अंटार्कटिक और आर्कटिक क्षेत्र में हमारी जो एक एक जो आ, मौजूदगी है, वो मौजूदगी भी क्या होगी, मजबूत होगी। ठीक। तो इसलिए इन सब चीजों के लिए भारत ने नॉर्वे के सहयोग से इसको बनाने की बात करी है। और ये होगा कैसे? तो दो कंपनीज यहाँ पर है। जो नॉर्वे है उसकी तरफ से कॉन्ग्सबर्ग कंपनी है, और भारत की तरफ से हमारा GRS यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड रहेगा। तो भारत ने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और नॉर्वे की कॉन्ग्सबर्ग कंपनी के बीच रणनीतिक साझेदारी के तहत अपना पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान जो पोत है, PRV बनाने का ऐतिहासिक समझौता किया है। ठीक। ये जो पोत है ये राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अन्वेषण केंद्र यानी कि NCPOR का मतलब क्या हो गया? NCPOR का मतलब है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसका ये कहाँ पर है ना? तो जो NCPOR है यानी कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च जो है वो कहाँ पर है, वो गोवा में है। ठीक। गोवा में है। तो ये जो पोत है ये नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के मार्गदर्शन में ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान का समर्थन करेगा, यानी कि सपोर्ट करेगा। और भारत लंबे समय से अंटार्कटिका और आर्कटिक अनुसंधान में सक्रिय है, लेकिन अब ये विदेशी जहाजों पर निर्भर जो है वो नहीं रहेगा।
ठीक है। अच्छा, ये जो जहाज है बेसिकली ये माना जा रहा है कि इसके निर्माण में लगभग 2600 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान लगाया गया है। एक बार में 90 लोग हो, जिसमें जो वैज्ञानिक होंगे, क्रू होंगे, वो शामिल है, उनको ले जा सकेगा और कई महीनों तक बिना किसी बाहरी मदद के समुद्र में रह सकेगा। 2028-29 तक इसके बनकर तैयार होने की संभावना है, ये मानी जा रही है। ऑब्जेक्टिव्स तुम लोगों ने देख ही लिए हैं कि उद्देश्य क्या है। गहरे समुद्र अन्वेषण यानी कि डीप सी एक्सप्लोरेशन, जो ओशन पारिस्थितिकी तंत्र है यानी कि जो एक एक इकोसिस्टम है उस पे उसके रिसर्च, पोलर आइस, क्लाइमेट स्टडी और अंटार्कटिका और साउथ ओशन में मिशनों का समर्थन करता है। ठीक है, समर्थन करता है। अच्छा, आगे चलते हैं। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर। तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI, हिंदी में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर देश के पहले पशु ओवरपास कॉरिडोर का निर्माण करवाया है। एक होता है अंडरपास, एक होता है ओवरपास, तो ये ओवरपास है। ठीक। तो यहां पर अगर देखें तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो 12 किलोमीटर का हिस्सा है वो गुजरता है रणथंबोर टाइगर रिजर्व के बफर जोन से। और क्योंकि एक टाइगर जोन के टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरता है तो जानवरों को इंटरप्शन होता है ना। अक्सर क्या होता है, जानवर ट्रेन से टकरा जाते हैं, इस तरह की समस्या हमारे सामने आती है। तो इसमें पशुओं के लिए 5 वाइल्ड लाइफ ओवरपास और भारत का सबसे लंबा अंडरपास तैयार किया है, जिसे ऊपर से पेड़ पौधों और घास से कवर भी किया गया है, जिससे जंगल की तरह ही दिखाई दे और जानवर बिना किसी घबराहट के सड़क को पार कर सकें। इस ओवरपास के निर्माण से बाघों और तेंदुओं जैसी प्रजातियों की सुरक्षित आवाजाही जो है वो संभव होगी, और ये जो ह्यूमन एनिमल जो एक कन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, उसमें कमी आएगी। ठीक है, क्लियर। तो ये ध्यान रखना है, रणथंभौर से गुजरता है और बनाया जा रहा है। फिर है भारत में खुरधारी जानवरों। खुरधारी जानवरों को बोलते हैं अंगुलेट्स, है ना। अब खुरधारी जानवर कौन कौन से हैं तो देखें। खुरधारी जानवर दो तरीके के जानवर होते हैं, जिनमें एक में पंजा होता है नाखून वाला, और जिसमें खुर होते हैं। जैसे गाय, गाय के आप देखें तो खुर होता है, बिल्ली कुत्तों के क्या होता है, पंजा होता है। गाय हो गया, घोड़ा हो गया, भैंस है, बकरी है, ये सब क्या है, या इस प्रजाति के जो दूसरे हैं वो सब क्या है, वो खुरधारी जानवर है ना। हिरन हो गया, ये सब क्या है, खुरधारी जानवर हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी एक विस्तृत रिपोर्ट में भारत के जंगलों में अंगुलेट यानी कि खुरधारी स्तनधारियों की आबादी का आकलन किया गया है। ठीक। किसने किया है आकलन, NTCA और WII ने किया, ये ध्यान रखना है। 2022 की जो अखिल भारतीय बाघ गणना है उसी के आंकड़ों पर ये आधारित है। अब और इन प्रजातियों की व्यापक स्थिति और वितरण को ये दर्शाती है। अब भारत के जंगलों में ये जो अंगुलेट्स हैं, जंगल में रहने वालों की बात हो रही है। आपके घर में अगर कोई गाय पली है उसकी गणना यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है। तो ये क्या है, ये जो अंगुलेट्स हैं, जैसे हिरन हो गया, गौर हो गया, सांबर हो गया, जंगली भैंसा हो गया, इसको गौर कहा जा रहा है। ये सब क्या है, ये बाघों के शिकार हैं। शिकार ज्यादा होगा तभी शिकारी जो है वो जी पाएगा, शिकारी खत्म हो गया तो शिकारी भी तो भूखा मर जाएगा ना। तो भारत के जंगलों में बाघों के मुख्य शिकार के रूप में चीतल, जिसको स्पॉटेड डियर बोलते हैं, सांभर, गौर जिसको इंडियन बाइसन यानी कि जंगली भैंसा भी कभी कभी कहा जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। चीतल सबसे अधिक संख्या में पाया जाने वाला खुरधारी स्तनधारी है जो विभिन्न प्रकार के आवासों में जीवित रह सकता है। तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अंगुलेट जो है वो कौन है, तो वो है हमारे पास चीतल या स्पॉटेड डियर। सांभर की आबादी अधिकांश बाघ क्षेत्रों में स्थिर है, यानी कि ना बढ़ी है ना घटी है, खासतौर से सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न घाट्स में। गौर जो है वो घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ इलाकों में पाया जाता है। इसकी संख्या पश्चिमी घाट, मध्य भारत, पूर्वी घाट और पूर्वोत्तर हिमालय की तलहटी में अच्छी खासी है, यहाँ पर ये प्रचुरता में पाया जाता है। ठीक। अच्छा, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे पूर्व मध्य राज्यों में इन प्रजातियों की संख्या में गिरावट देखी गई। इसके कारण क्या है, हैबिटेट का लॉस यानी कि आवासीय चरण, वामपंथी उग्रवाद और जीविकोपार्जन के लिए शिकार वगैरह करना कारण है इनकी आबादी में गिरावट के।
दूसरी प्रजातियों में अगर देखा तो नील गाय भारत की सबसे बड़ी मृग प्रजाति है और ये किसानों के सबसे बड़े दुश्मन भी माने जाते हैं। ठीक। जो कृषि क्षेत्रों में भी देखी जाती है, इनकी संख्या कुछ क्षेत्रों में अधिक है, लेकिन कुछ स्थानों पर फसलों को नुकसान पहुंचाने के कारण मानव वन्यजीव संघर्ष का कारण बनती है। फिर हॉग डियर और बारहसिंगा प्रजातियां घास के मैदानों और वेटलैंड्स में पाई जाती हैं, लेकिन इनके आवासों के क्षरण के कारण इनकी संख्या में गिरावट आई है। वहीं अगर देखें तो जंगली भैंसा प्रजाति अब केवल कुछ ही क्षेत्रों में सीमित है। असम और छत्तीसगढ़ में आवासीय क्षरण और पालतू भैंसों के साथ संकरण इनके लिए खतरा है। ठीक। खुरधारी स्तनधारियों की संख्या में गिरावट बाघों के लिए गंभीर चिंता की विषय है, क्योंकि वो उनके मुख्य शिकार हैं। हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले इसकी बात की है कि शिकार जब कम हो जाते हैं तो शिकारी का जीवन संकट में पड़ जाता है, और बाघ को जब शिकार के रूप में ये जानवर खाने को नहीं मिलेंगे तो उसको अपना पेट भरना है, और पेट भरने के लिए कहाँ पर आएगा? इंसानी बस्तियों में आएगा। ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, बाघ आदमखोर होंगे, है ना। अभी हम लोग देख रहे हैं ना भेड़िए बहराइच में कैसे, और बहराइच के आसपास के इलाकों में किस तरीके से आतंक मचाए हुए हैं। तो वही है। और टाइगर और तेंदुआ, तेंदुआ तो अभी कल लखनऊ में भी देखा गया। तो ये निकल के कहाँ आ रहे हैं? अब तो खुले आम आवासीय इलाकों में, रेजिडेंशियल एरियाज में और शहरों में घूमते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं अक्सर, इतने पहले नहीं दिखते थे। अब है देश का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जेन। भारत जेन, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत जेन भारतीय भाषाओं के लिए देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित यानी गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का शुभारंभ किया। भारत जेन जो है वो 22 भारतीय भाषाओं में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकार द्वारा वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ठीक। अब मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है? ये वो बड़े लैंग्वेज मॉडल, भाषा मॉडल है जिन्हें अलग अलग प्रकार के डेटा जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो हो गया और वीडियो पर ट्रेन किया जाता है, जो उन्हें कॉम्प्लेक्स मानव भाषा और मल्टीमीडिया को समझने और व्याख्या करने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है। अब यहां पर अगर देखें तो इसे नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम यानी कि NMICPS, IIT बॉम्बे में टेक्नोलॉजी इनोवेशन IoT और IOE के लिए TIH फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? भारतीय मूल्यों पर आधारित नैतिक, इंक्लूसिव, बहुभाषी AI को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा और शासन में यानी कि गवर्नेंस में क्षेत्र विशिष्ट समाधान यानी कि एरिया स्पेसिफिक सॉल्यूशन जो है वो प्रदान करना, और लोकल लैंग्वेज बोलने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रूरल टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देना। फिर है दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेल ब्रिज और भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी खात। तो 6 जून 2025 को जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर चिनाब रेल ब्रिज और अंजी नदी जो चिनाब की एक ट्रिब्यूटरी है उस पर अंजी खाद ब्रिज का उद्घाटन किया गया। ये जो पुल है ये रियासी जिले के कौरी और बक्कल को जोड़ता है। कौन? अंजी खाद ब्रिज। चिनाब रेल ब्रिज रियासी जिले में है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है। ये फ्रांस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है, और लंबाई इसकी कितनी है? 1315 मीटर इसकी लंबाई है। ये क्योंकि ऐसी जगह पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में है, हिमालयन रीजन में है, ऊंचाई पर है, तो वहां पर इसको बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेटिक और वेदर कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा। भीषण ठंड वहां पर पड़ेगी, तेज हवाएं वहां पर चलती हैं क्योंकि हिमालय एक अनस्टेबल रीजन है, तो भूकंप के खतरे भी वहां पर हो सकते हैं। तो इन सब स्थितियों से बचाने के लिए इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये 8 मैग्नीट्यूड के भूकंप को, 40 टन TNT तक के विस्फोट को, -20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को और 266 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली वायु को सहन करने की क्षमता रखता है। इसका निर्माण किसने किया है? कोंकण रेलवे कारपोरेशन ने किया है, और इसकी जो फाउंडेशन है उसकी डिजाइन करी है IISc बेंगलुरु ने करी है। IIT दिल्ली और IIT रुड़की ने इसका अर्थक्वेक इवैल्यूएशन किया है, जबकि DRDO ने सुनिश्चित किया है कि पुल जो है वो विस्फोट प्रतिरोधी हो। वो हम जानते हैं जम्मू कश्मीर की हालात कैसे हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। ठीक।
इस पुल के निर्माण में 29,880 टन स्टील का प्रयोग किया गया और 120 साल की इस तरफ के आसपास इसकी जो लाइफ स्पैन है वो माना जा रहा है। अंजी खाद रेल जो ब्रिज है वो भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज होने के साथ ही चिनाब रेल ब्रिज के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। चिनाब और अंजी खाद ब्रिज जो है वो जम्मू कश्मीर के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल ब्रिज यानी कि यूएसबीआरएल परियोजना का हिस्सा है। ये जो यूएसबीआरएल परियोजना है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ये 272 किलोमीटर लंबी है और हिमालयन इलाके से गुजरती इस रेल लाइन में 36 सुरंग पड़ेंगी, 119 किलोमीटर तक फैली हैं। 943 पुल हैं जो कश्मीर की अलग अलग घाटियों, चोटियों और दर्रों पर बनाए गए हैं। ठीक। अगला है मिजोरम देश का पहला, गोवा दूसरा, त्रिपुरा तीसरा और हिमाचल प्रदेश चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना। पूर्ण साक्षर राज्य का मतलब है अगर किसी भी जो स्टैंडर्ड है हमारे नेशनल स्टैंडर्ड है वो है कि अगर किसी भी राज्य की जो पॉपुलेशन है वो 95% से ज्यादा लिटरेट पॉपुलेशन है तो वो लिटरेट स्टेट मान लिया जाता है। ठीक। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो 8 सितंबर 2025 को होता है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य बनने वाले मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा के बाद चौथा राज्य बन गया है। तो ये सीक्वेंस हमको ध्यान रखना है, मिजोरम पहला है, गोवा दूसरा है, त्रिपुरा तीसरा है और हिमाचल प्रदेश चौथा है पूर्ण साक्षर राज्य। ठीक। अब यहां पर देखें तो इसकी वर्तमान में राज्य की साक्षरता दर 99.3% तक पहुंच गई है जो राष्ट्रीय मानक 95.10 से ज्यादा है। ठीक। अब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने 2023-24 के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के में बताया है कि भारत की कुल साक्षरता दर 7 साल और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए 80.9% है, जबकि 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए यह दर 79.7% है। इसको ध्यान रखना है। मई 2025 में मिजोरम और गोवा ने पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की थी। जून 2025 ने त्रिपुरा ने घोषणा की थी और सितंबर में किसने कर दी, हिमाचल प्रदेश ने घोषणा कर दी अपने पूर्ण साक्षर बनने की। ठीक। PLFS 2023-24 के अनुसार मिजोरम की साक्षरता दर 98.2% पहुंच गई है। ठीक है। और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्टैंडर्ड्स के अनुसार यदि किसी राज्य या जिले की साक्षरता दर 95% या उससे अधिक है और 18 वर्ष के ऊपर के सभी नागरिक पढ़ने लिखने की फंडामेंटल क्वालिफिकेशन रखते हैं, योग्यता रखते हैं, तो उसे पूर्ण साक्षर घोषित किया जा सकता है। इसके पहले जून 2024 में लद्दाख भारत में पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना था। तो लद्दाख बना था पहला केंद्र शासित प्रदेश। ठीक। ऐसे गोवा बना है, त्रिपुरा बना है। ठीक। अब यहां अगर देखें तो त्रिपुरा में एक योजना है जिसका नाम है उल्लास योजना। गोवा की साक्षरता दर 93.60 थी और गोवा को उल्लास यानी कि नव भारत साक्षर कार्यक्रम नव भारत के अंतर्गत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया था। ऐसे ही त्रिपुरा की बात अगर करें तो साक्षरता दर 95.6 है और इसे भी उल्लास योजना के तहत किया गया था। ये भारत को 2030 तक पूर्ण साक्षर बनने के उद्देश्य से चलाई जा रही केंद्र प्रायोजित योजना है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप है उल्लास योजना। ठीक है। इस योजना के 5 प्रमुख कंपोनेंट हैं, मूलभूत साक्षरता और गणना कौशल, जीवन उपयोगी महत्वपूर्ण कौशल, मूलभूत शिक्षा, व्यवसायिक कौशल और निरंतर शिक्षा। मुख्य रूप से 15 वर्ष से अधिक उम्र के एडल्ट्स को टारगेट करता है जिन्होंने जो फॉर्मल एजुकेशन जो है वो प्राप्त नहीं करी है। फिर बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर जवाब था पहलगाम के हमले का। पहलगाम का हमला 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में बैसरन घाटी में हुआ था जहां पर 26 नागरिकों की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद भारत ने 7 से 10 मई 2025 के बीच पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के 9 आतंकी शिविरों पर सटीक हवाई और मिसाइल हमला करके करारा जवाब दिया था। ठीक है। 6 पाकिस्तानी सैन्य एयरबेस और UAV कमांड हब को निशाना बनाया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त किया। ठीक।
फिर युद्ध विराम के बाद इसको स्थगित कर दिया गया। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में बदलाव कर सीमित लेकिन निर्णायक सैन्य प्रक्रिया की नई रेडलाइन स्थापित की है। नई रेडलाइन क्या है? नई रेडलाइन है कि अगर कोई आतंकी हमला होगा तो अब उसको आतंकी हमला नहीं बल्कि एक युद्ध की घोषणा माना जाएगा और उसी हिसाब से जवाब दिया जाएगा। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 का शुभारंभ किया गया है। और इसको हम लोगों ने पिछली वाली घटना से ने बहुत डिटेल में समझा था। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ग्रामीण विकास और डेटा आधारित और ग्रामीण विकास को डेटा आधारित और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 का शुभारंभ किया है। ठीक। ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्राम पंचायतों को स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों यानी कि लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अनुरूप बेहतर योजना, निगरानी और शासन के लिए सशक्त उपकरण प्रदान करना, टूल्स प्रदान करना। ठीक है। ठीक। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पिछली क्लास में ही बात की थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, जिनको एजेंडा 30 भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो ये पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है बेसिकली अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लोकलाइजेशन की बात कर रही है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं वो स्थानीय स्तर पर हम देखेंगे कि हमारी जो सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उनको स्थानीय स्तर पर किस तरीके से पूरा किया जा रहा है, अचीव किया जा रहा है। ठीक। और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप इस पहल का उद्देश्य पारदर्शी और जवाबदेह यानी कि ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल रूरल डेवलपमेंट के लिए डेटा संचालित उपकरणों के साथ 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना है। ठीक। अब यहाँ पर जो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में जो सुधार किए गए हैं, क्योंकि सुधार के बाद 2.0 आया है, पहले केवल पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स था, 2.0 का मतलब अपग्रेडेड वर्जन है। तो इसमें क्या कर दिया गया है, इसमें जो इंडिसेस है उनकी संख्या पहले 516 थी घटाकर केवल 147 कर दिया गया है। और लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अनुरूप पीएआई 2.0 के जो मुख्य थीम्स हैं वो क्या क्या हैं? गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल की उपलब्धता, स्वच्छ पर्यावरण, बुनियादी ढांचा, सुशासन यानी कि गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण। तो इसको ध्यान रखना है। उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन। क्वांटम प्रौद्योगिकी क्या होती है हम लोगों ने देखा था अभी कुछ देर पहले, तो उसको दोबारा से दोहराने की जरूरत अभी हमारे पास यहाँ पर नहीं, सीधे बात कर लेते हैं। यहाँ पर 27 मई 2025 को डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत द्वारा उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र यानी कि क्यूटीआरसी क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का मेटकाफ हाउस नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। कहां पर किया गया है ये ध्यान रखना है, मेटकाफ हाउस नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस केंद्र का? भारत में स्वदेशी क्वांटम रिसर्च को डिफेंस और स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के लिए आगे बढ़ाना, रक्षा और रणनीतिक लक्ष्यों के लिए आगे बढ़ाना इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक। अब ये जो क्वांटम टेक्नोलॉजी सेंटर है ये एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित है, लैस है, और ये भारत को क्वांटम इनोवेशन में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ठीक है। यहां पर अगर देखें तो क्यूटीआरसी के प्रमुख उद्देश्यों में क्या शामिल है? राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु स्वदेशी क्वांटम तकनीकों का विकास और परीक्षण यानी कि इंडिजिनस क्वांटम टेक्निक का डेवलपमेंट और उनकी टेस्टिंग किसके लिए? नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ठीक। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से सुरक्षित क्वांटम कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना। हम लोगों ने क्वांटम कम्युनिकेशन की बात अभी कुछ देर पहले की थी कि क्वांटम कम्युनिकेशन क्या है, उसकी जरूरत क्यों है। पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम सेंसिंग में स्ट्रेटेजिक जो है बढ़त हासिल करना एक्सेट्रा इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक। अब इसमें वर्टिकल कैविटी, सरफेस एमिटिंग लेजर और डिस्ट्रीब्यूटेड फीडबैक लेजर का सटीक लक्षण वर्णन शामिल है जो विभिन्न क्वांटम अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक घटक। उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसके पहले तक का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने को मंजूरी। अब ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस बेसिकली क्या होती है? अभी हम लोग बेसिकली जिस तरीके से इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेसिकली या तो मोबाइल नेटवर्क है या फिर वो क्या है, या फिर वो ब्रॉडबैंड है।
मोबाइल नेटवर्क में क्या होता है कि जगह जगह पर मोबाइल कंपनीज ने अपने टावर्स लगा के रखे हैं, और उन टावर्स के माध्यम से आपके मोबाइल में सिग्नल आता है। या तो आपके पास एक डोंगल होता है और वो डोंगल सिग्नल रिसीवर होता है, और उस डोंगल के द्वारा सिग्नल को रिसीव करके आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह में अपने इंटरनेट को यूज करते हैं। तो ये तो हो गया एक तरीके का बिना तार वाला मोबाइल इंटरनेट सिस्टम। और दूसरा ब्रॉडबैंड होता है, जहाँ पर एक तार के माध्यम से आपके घर में कनेक्शन किया जाता है। एक राउटर होता है, उस राउटर का इस्तेमाल करके या तो आप इथरनेट केबल से, या वो राउटर वाईफाई कैपेबिलिटीज वाला होता है तो उसका वाईफाई का इस्तेमाल करके आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोनों ही केसेस में आपके पास मोबाइल टावर आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके घर में इंटरनेट का कनेक्शन तार के द्वारा होना चाहिए। तो ये सिचुएशन वहीं पर काम कर पाएंगे जहां पर ये फैसिलिटीज हैं। ठीक, वो सारे इलाके जहां पर अभी मोबाइल नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, मोबाइल कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है, जहां पर टावर नहीं है, वहां पर आपको मोबाइल डेटा नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप कहें कि हमको बिल्कुल रणथंभौर के, या बोलें कि कान्हा नेशनल पार्क के बिल्कुल कोर जोन में बाई चांस आप पहुंच गए, और आप कह रहे हैं कि हमको यहाँ पर मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करना है। फिल्मों में देखा है ना कि अक्सर से कहीं मुसीबत में फंस जाते हैं, घने जंगल में फंस गया तो इंटरनेट ही नहीं आ रहा है, कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ना तो ब्रॉडबैंड अवेलेबल है आपके पास, और ना ही आपके पास वहां पर मोबाइल जो टावर है वो अवेलेबल है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए होता है सैटेलाइट इंटरनेट। यहाँ पर सैटेलाइट के माध्यम से आपको इंटरनेट मिलेगा। तो ये बेसिकली उन जगहों के लिए इम्पोर्ट जरूरी है जो बहुत ही रिमोट हैं, और जहां पर अभी भी मोबाइल और नेटवर्क कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाई है। तो ऐसे में सैटेलाइट के माध्यम से वहां पर आपको इंटरनेट मिलेगा। बस आपको इसके इक्विपमेंट जो है वो रखने होंगे। आपको वहां पर एक डिश एंटीना या उसके जैसा कोई इक्विपमेंट, उपकरण लगाना होगा, तो सैटेलाइट से सिग्नल को रिसीव कर सके और सैटेलाइट को सिग्नल भेज सके। और अगर वो आप इक्विपमेंट लेकर कहीं भी चले जाते हैं तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे सैटेलाइट के माध्यम से, भले ही वहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी हो या ना हो। और आप दुनिया के किसी भी कोने में, क्योंकि सैटेलाइट तो पूरी धरती के चारों तरफ घूम रही है ना, तो दुनिया के किसी भी कोने में, कितने भी रिमोटेस्ट एरिया में पहुंच जाए, अगर आपके पास वो उपकरण है तो आप सैटेलाइट से कनेक्ट होके क्या कर सकेंगे, सीधे सीधे इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये जो स्टारलिंक आ रहा है, ये स्टारलिंक अपने इन सैटेलाइट इंटरनेट सुविधाओं के माध्यम से एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बात कर रहा है इंडिया के इंटरनेट माहौल में। लेकिन यहाँ पर दो बातें निकल के आ रही हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो हम आज इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया में सबसे सस्ता डेटा इंडिया में है, और ठीक ठाक हमको स्पीड भी मिलती है। आप 5G वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करते हैं, तो भी उसमें आपको स्पीड अच्छी खासी मिलती है, 100 Mbps तो मिलती ही मिलती है। ठीक। लेकिन ये जो सैटेलाइट वाला होगा, इस सैटेलाइट वाले में आपको इतनी स्पीड नहीं मिलेगी। ये कहा जा रहा है 30 से लेके 60 Mbps के आसपास तक की आपको स्पीड मिलेगी। दूसरी चीज है कि ये महंगा बहुत होगा, क्योंकि वो जो आपको इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे जिससे कि आप कनेक्ट कर सकेंगे, तो ये माना जा रहा है कि लगभग 20 से 30 हजार रुपए के बीच का आपका वहां पर वो इन्वेस्टमेंट होगा। प्लस डेटा स्पीड कम मिलेगी, और इस डेटा के महंगे होने के चांसेस भी, जो हम आज डेटा आज इस्तेमाल कर रहे हैं उससे महंगे होने के चांसेस भी हैं। तो वैसे अगर हम लोग देखें तो जनरली जब तक लॉन्च नहीं हो जाता है प्रॉपर, तब तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी जो दुनिया के अलग अलग जगहों पर इनका सिस्टम है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये महंगा साबित होगा। तो ये केवल उन्हीं जगहों के लिए ज्यादा सुटेबल है जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पर ये ज्यादा बेहतर साबित होंगे। ठीक। तो यहां पर अगर देखें तो अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्टारलिंक कंपनी को भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए 3 साल बाद मंजूरी दे दी है, और कंपनी को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कंप्यूटर बाय सैटेलाइट यानी कि GMPS लाइसेंस हेतु लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया है। ठीक है। स्टारलिंक को दूर संचार विभाग यानी कि जो टेलीकॉम है, उसने राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी 29 कड़े मानकों को स्वीकारने के बाद लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया है, और अंतिम लाइसेंस जो होगा वो बाकी जो बची हुई शर्तें हैं उनको पूरा करने के बाद ही जारी होगा। 7 हजार से ज्यादा स्टारलिंक के पास लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का नेटवर्क है, जो भारत में हाई स्पीड लो लेटेंसी इंटरनेट उपलब्ध कराएगा।
ये लाइसेंस स्टारलिंक को भारतीय एयरटेल यूटेलसेट की वनवेब और रिलायंस जियो के बाद सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट की पेशकश करने वाली तीसरी कंपनी बनाएगा। यहाँ पर कंपनी ने जियो और एयरटेल के साथ रिटेल साझेदारी भी करी है। ठीक है। इससे दूर दराज ग्रामीण और आपातकालीन क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी संभव होगी, हालांकि इसको एयरटेल और जियो के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी होगी। यहाँ पर सरकार ने स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए प्रशासनिक मार्ग चुना है, क्योंकि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम जो है वो कॉमन होता है और उसकी नीलामी जो है वो टेक्निकली जो है वो कठिन होती है। ये उतना नहीं, ऊपर बस वो ध्यान रखिए बस। अरुणाचल में पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन केंद्र, भूतापीय यानी कि जियो थर्मल एनर्जी प्रोडक्शन का सेंटर यहाँ पर है। भूतापीय ऊर्जा बेसिकली होती क्या है, पहले हम थोड़ा समझ लें, फिर उसके बाद हम भूतापीय ऊर्जा क्या होती है ये भी समझ लेते हैं। तो मई 2025 में सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन रिसर्च स्टडी सेंटर ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले के दिरांग में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापी उत्पादन कुएं की सफलतापूर्वक खुदाई करी है। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। जियो थर्मल एनर्जी का मतलब होता है धरती के अंदर की, क्या है जियो, नाम क्या है, नाम है जियो। उसके बाद लगा है थर्मल, और उसके बाद लगा है क्या, एनर्जी। थर्मल मतलब तापीय, जियो मतलब भू, और एनर्जी मतलब ऊर्जा। यानी कि धरती के अंदर की गर्मी से मिलने वाली ऊर्जा। हम जानते हैं कि हमारी धरती में अलग अलग परतें हैं, और धरती में परतों के नीचे मैग्मा है जो बहुत ज्यादा गर्म है और घूम रहा है, इससे धरती को मैग्नेटिक फोर्स भी मिलती है। और यही मैग्मा हम देखते हैं कि जब ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं तो वो फोड़ के बाहर निकल आता है, इसको बाहर आने के बाद हम लावा बोलते हैं। ठीक। लेकिन कहीं कहीं क्या है, धरती की परत जो है सतह कमजोर होने की वजह से ये जो मैग्मा है ये ऊपर आ जाता है। धरती के बाहर नहीं, मतलब थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, और उसके ऊपर धरती की सतह पर या धरती की सतह के नीचे अगर कोई एक्वा फायर है, यानी कि वहां पर पानी का कोई सोता मौजूद है, तो वो पानी गर्म हो जाता है। और वो पानी गर्म होकर या तो गर्म जल के झीलें बनाता है, या हॉट स्प्रिंग्स या फाउंटेन्स बनाता है, कि जैसे येलोस्टोन जो नेशनल पार्क है वहां पर येलोस्टोन स्टोन गीजर है अमेरिका में, आप देखिएगा उसको, कि एक निश्चित समय के बाद गर्म पानी का फवारा धरती से बहुत प्रेशर के साथ निकलता है। एक निश्चित समय उसका है कि 30 मिनट 45 मिनट के बाद ही वो निकलेगा, और उसी एग्जैक्ट टाइम पर वो फवारा निकलता है। ठीक। और इसके अलावा अगर देखें तो भारत में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर गर्म पानी के तालाब हैं। आप गूगल में देखिए, यूट्यूब में देखिए, आपको मिलेंगे लोग वहां पर धार्मिक स्थल बनाकर बैठे हुए हैं और कहते हैं कि ये भगवान की इच्छा से यहाँ पर पानी गर्म है। बहुत सारी जगहों पर है, लोग जाते हैं वहां पर पोटली में चावल बांध के धर देते हैं, और थोड़ी देर के बाद जब आते हैं तो उस गर्म पानी में वो चावल क्या होता है, पका हुआ हमको मिलता है। बहुत जगहों पर सल्फर मिला हुआ है पानी में, तो लोग कहते हैं कि शारीरिक बीमारियां अगर किसी को त्वचा से संबंधित है तो वहां पर नहाकर उनको उसमें जो है वो आराम मिल जाता है, ठीक हो जाता है। ये बेसिकली क्या, ये जियो थर्मल एनर्जी की वजह से ही ये पानी जो है वो गर्म हो रहा है। ठीक। और ये जियो थर्मल जो है ताप है, इसका इस्तेमाल जब हम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं तो इसी एनर्जी को जो इससे बन रही है उसको बोला जाता है जियो थर्मल एनर्जी, है ना। क्योंकि हमारी धरती के केंद्र में क्या एक बड़ी भट्टी है जो बहुत ज्यादा गर्म है, और ये गर्मी धीरे 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 बाहर की तरफ आती है, जमीन के नीचे मौजूद चट्टानों को पानी को गर्म करती है। और इसी एनर्जी को, इसी गर्मी का इस्तेमाल करने का तरीका है ये जियो थर्मल तरीका। ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये पानी नीचे कोई एक्वा फायर है, जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो ये तेज प्रेशर वाली जो भाप है, स्टीम है, उसमें बदल जाता है। अब यहाँ या तो ये गीजर के रूप में बाहर आ जाता है या तालाब बन जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो जमीन के नीचे है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुआं खोदते हैं, और कुआं खोद कर हम वहां पर पहुंचते हैं, और वहां पर जो भाप ट्रैप है उस भाप को हम बाहर निकालते हैं, और उस भाप का इस्तेमाल करके टरबाइन वगैरह हम घुमाते हैं, और उस टरबाइन से हम क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। और ये भाप तो कभी खत्म होगी नहीं, क्योंकि वहां पर नीचे पानी है, और वो पानी का विशाल भंडार है जमीन के नीचे वहां पर, और वो लगातार गर्म हो रहा है, तो भाप भी लगातार क्या होगा, बनती रहेगी, और हमें लगातार एनर्जी मिलती रहेगी।
ठीक। उसके बाद अब क्या हुआ, ये भाप तो खत्म नहीं हुई, भाप ने टरबाइन को घुमाया और थोड़ी देर बाद ठंडी होकर क्या हो गई, वो फिर से पानी बन गई। तो उस पानी को दोबारा से क्या भेज दिया गया, अंदर भेज दिया गया। तो पानी जो भाप बनकर बाहर निकला वो वापस से नीचे पहुंच गया। तो ये साइकिल जो है अनंत काल तक चलता रहेगा, पानी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो ठंडा होकर वापस से क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है। इसके फायदे क्या हैं, इसके फायदे हैं कि हमको क्या मिल रही है, क्लीन एनर्जी मिल रही है। हम कोयला नहीं जला रहे हैं, हम वातावरण को खराब नहीं कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं कर रहे हैं। तो हमें कोयले या पेट्रोल की तरह कुछ जलाना नहीं पड़ रहा है। तो इससे ना तो प्रदूषण हो रहा है और ना ही कोई ग्रीन हाउस गैस बन रही है। ये हमेशा मौजूद है, क्योंकि धरती का नीचे कैसे तो गर्म है ही। पानी भी हम वापस दोबारा से भाप जो है उसको जब वो पानी में कन्वर्ट होगा तो नीचे भेज दे रहे हैं। तो ये हमको हमेशा हमारे लिए पास मौजूद है, 24 घंटे सातों दिन मौजूद है। दिन हो रात हो, धूप हो हवा हो, सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो, हमको वो मिल रहा है। हमको यहाँ पर जगह भी कम चाहिए, क्योंकि अगर हम एक थर्मल वो पावर प्लांट लगाते हैं तो हमको वहां पर टरबाइन लगानी पड़ेगी। प्लस उस टरबाइन को लगाने के साथ साथ टरबाइन के लिए भाप बनाने के लिए हमको एक भट्टी लगानी पड़ेगी। यहाँ पर भट्टी हमारे पास पहले से बनी हुई है, कुआं खोदा और सुटेबल जगह पर टरबाइन टरबाइन लगा दिया, टरबाइन घूम रही है। हमारा आधा काम तो धरती ने खुद कर दिया। तो हमको यहाँ पर कम जगह, केवल टरबाइन भर लगाने की जगह हमको चाहिए। तो ये कम जगह जो है वो घेरती है। ठीक। सोलर और विंड के मुकाबले भी बहुत कम घेरती है। और भारत में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर हमारे पास भूतापी ऊर्जा है। ठीक है। जैसे अगर हम देखें तो लद्दाख में पूगा वैली है, छत्तीसगढ़ में ताता पानी है, लिख देते हैं। पूगा वैली, लद्दाख, ताता पानी, छत्तीसगढ़। ठीक है, ऐसे ही खम्मम, तेलंगाना। ये कुछ एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, आप देखें गूगल में डाल के। और ये जो लद्दाख की पूगा वैली है, यहाँ यहाँ पर भारत का, इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है। तो भारत का पहला कहां पर लगाया जा रहा है, भारत का पहला है लद्दाख की पूगा वैली में। और अगर हम देखें कि पूर्वोत्तर का पहला कहां पर है, तो पूर्वोत्तर का पहला है अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामांग जिले के दिरांग में लगाया जा रहा है, ये ध्यान रखना है। ठीक। अब जो दिरांग है ये बेसिकली एक उच्च मध्यम से उच्च ऊष्मा भूतापीय क्षेत्र है, जहां जलाशय का तापमान 115 डिग्री सेल्सियस रहता है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। अब इस परियोजना में CESHS, नॉर्वेजियन जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट NGI, आइसलैंड की कंपनी जियो ट्रॉफी EST और गुवाहाटी बोरिंग सर्विस GBS शामिल हैं। कुआं खोद के वहां तक पहुंच के इसको शुरू कर दिया गया है। ध्यान रखने वाली बात है, दिरांग है नाम उसका। फिर है, भारतीय रेलवे के पहले 9000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक इंजन का उद्घाटन किया गया है। तो नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दाहोद में 26 मई 2025 को भारतीय रेलवे के पहले 9000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक इंजन का उद्घाटन किया है। और मेक इन इंडिया पहल के तहत सीमेंस इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है शक्तिशाली सिंगल यूनिट लोकोमोटिव, जो माल परिवहन है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है, उसको क्रांतिकारी रूप से बदलेगा। क्योंकि ज्यादा पावरफुल इंजन है तो ये क्या करेगा, टर्न अराउंड समय इसका कम होगा, इसकी संचालित लागत में क्या आएगी, कमी आएगी। ये सिंगल यूनिट है, ध्यान रखिए। हमारे पास 12,000 HP वाला भी है, लेकिन वो सिंगल यूनिट यूनिट नहीं है। ये क्या है, ये सिंगल यूनिट है, इसको ध्यान रखना है। ठीक। 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भारतीय रेलवे के लिए अब तक का सबसे शक्तिशाली सिंगल यूनिट इंजन है। ध्यान रखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, कंफ्यूजन हो जाता है। 12,000 HP वाला है, लेकिन वो सिंगल यूनिट नहीं है, इसके लिए ध्यान रखना, ये सिंगल यूनिट है, एकल यूनिट इंजन है। ठीक। भारतीय रेलवे का पहला एकल यूनिट 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव गुजरात के दाहोद में नए निर्माण केंद्र में तैयार किया गया है। सीमेंस इंडिया के साथ साझेदारी में किया गया है। यह इंजन लंबी और भारी मालगाड़ियों को कुशलता से खींचने के लिए डिजाइन किया गया है और टक्कर रोधी कवच प्रणाली से भी लैस है। इससे याद आया कि मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी, मालगाड़ी, उसका नाम क्या था,
और वो कहाँ से कहाँ के बीच में उसको टेस्ट किया गया, ये मुझे आपको बताना, और कितने किलोमीटर लंबी थी वो या मीटर लंबी थी वो। फिर आते हैं तमिलनाडु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति, यानी कि तमिलनाडु की स्पेस पॉलिसी। तमिलनाडु ने अप्रैल 2025 में अपनी स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च कर आधिकारिक रूप से उन भारतीय राज्यों की श्रेणी में प्रवेश कर लिया है जिनके पास एक डेडिकेटेड स्पेस पॉलिसी है, समर्पित अंतरिक्ष क्षेत्र नीति है। नीति का उद्देश्य क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ावा देना और अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ का निवेश राज्य में आकर्षित करना इसका ऑब्जेक्टिव है। ये जो इनिशिएटिव है राज्य की एरोस्पेस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में बढ़ती भूमिका को रेखांकित करती है, और इंडियन स्पेस पॉलिसी यानी कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के तहत देश की व्यापक महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप भी है। ठीक है। अब इस फैसले से तमिलनाडु जो है वो कर्नाटक गुजरात की तरह उन राज्यों में शामिल हो गया जिनके पास अपनी निजी स्पेस सेक्टर को बढ़ावा देने की स्ट्रैटेजी है, और ये जो निर्णय है ये इन स्पेस के सुझावों के बाद लिया गया है और गैर सरकारी संस्थाओं, ठीक, को प्रोत्साहित करने की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है। अब इसमें क्या है? अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है। साथ ही साथ 10,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का टारगेट भी इस पॉलिसी के तहत लिया गया है। इस नीति में एक चीज ध्यान रखने वाली है कि ये जो नीति है इसमें कुछ इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे, जैसे रिसर्च और जो डेवलपमेंट कैपेसिटीज से जुड़े जो सेंटर्स हैं उनको सैलरी सब्सिडी देने का नीति में प्रस्ताव रखा गया है। कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में 300 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट करने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेस बेस में प्रोत्साहन पैकेज का प्रावधान है यहाँ पर। औद्योगिक आवास प्रोत्साहन, अंतरिक्ष पार्कों में आवास सुविधाओं पर 10% सब्सिडी जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए होगी और 10 वर्षों के लिए होगी, उसका प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही ग्रीन इनिशिएटिव सब्सिडी है, जो कैपिटल जो लागत है, पूंजीगत लागत है, उसमें 25% जो कि मैक्सिमम 5 करोड़ होगी वो दी जाएगी। ठीक। इस नीति में कृषि, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और परिवहन जैसे क्षेत्रों में स्पेस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगला है भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा एआई न्यूज एंकर अंकिता, असम के लिए है। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से असमिया में कैबिनेट मीटिंग के मुख्य अंश प्रस्तुत करने के लिए भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा की एआई न्यूज एंकर अंकिता का अनावरण किया। ध्यान रखिए क्षेत्रीय भाषा की है, क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? असमिया। और एंकर का नाम क्या है? अंकिता नाम है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा भारत की डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ध्रुव नीति। अब ध्रुव नीति का फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें दिया हुआ है ध्रुव नीति का मतलब है DHRUVA का फुल फॉर्म है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। यहाँ पर ध्यान रखिए ये क्या है? ये एक यूनिक वर्चुअल एड्रेस है। ये चीज क्लियर रखनी आपको जरूरी है। अब ये बेसिकली है क्या? तो यहाँ पर जैसे आपके पास पिन कोड होता है ना, आपने पिन कोड देखा होगा ना, पिन कोड, ठीक, पोस्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर या पोस्टल इंडेक्स नंबर जो होता है, जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो आपके पूरे इलाके के लिए 6 अंकों की एक डिजिट होती है। उसी तरीके से जो भारत सरकार है एक और ज्यादा एडवांस सिस्टम लाने की तैयारी कर रहा है जिसे कहा जाएगा डी पिन। डी पिन यानी कि डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर या डिजिटल एड्रेस कोड इसको कहा जाएगा। इसमें बेसिकली क्या है? ये बेसिकली कुछ और नहीं, आपके पते का ही एक डिजिटल रूप है। जैसे जैसे यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि जो आपका डिजिटल एड्रेस कोड होगा या डी पिन होगा वो एक यूनिक कोड होगा जिसमें अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होगा, यानी कि अक्षर भी होंगे, अंक भी होंगे। और ये एड्रेस जैसे पिन है, पिन आपके केवल इलाके का होता है, मतलब पिन इलाके का मतलब क्या होता है कि आपके इलाके को रिप्रेजेंट करने वाला जो पोस्ट ऑफिस है उस पोस्ट ऑफिस का पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है, जिसको देख के पता चल जाता है कि ये किस भाग में किस इलाके में इंसान रहता होगा। घर का पता नहीं होता आपका, पोस्टल जो पोस्ट ऑफिस है उसका केवल वो आइडेंटिफिकेशन या इंडेक्स नंबर होता है। लेकिन जो डीपिन या डैक होगा ये बेसिकली क्या होगा? ये आपके इलाके का नहीं बल्कि सीधे आपके घर का या आपके दरवाजे का एक कोड होगा। ठीक।
यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, जैसे जो जैसे ही आपका जैसे डीएसी है, डीएसी फॉर एग्जांपल आपका हो गया PRG 12A3B4, ये एक अल्फाब्यूरिक न्यूमेरिक कोड आपका हो गया। ये आपके घर के लिए या आपके ऑफिस के लिए एक यूनिक कोड होगा। जैसे ही कोई इंसान इस कोड को अपने सिस्टम में डालेगा, उसे गूगल मैप की तरह सीधे आपके घर का सटीक लोकेशन मिल जाएगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ, है ना। ये बेसिकली जियो स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स पर काम करेगा, मतलब हर पते को पृथ्वी पर उसकी सटीक लैटिट्यूडिनल और लैंग्यूटिडिनल लोकेशन के साथ, यानी कि अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति के साथ जोड़ दिया जाएगा, और उसको एक सरल याद रखने योग्य कोड दे दिया जाएगा। ठीक। जिससे जैसे कोई डिलीवरी है तो बहुत सटीक, क्योंकि आपका वो कोड है, आपका सटीक जियो स्पेशियल लोकेशन उसको पता है, वो तुरंत उसी जगह पर पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको पता है कहाँ पर जाना है। बैंक खाता खोलने, केवाईसी करवाने, सरकारी योजनाओं के लिए पते का सत्यापन बिल्कुल आसान हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। किसी एम्बुलेंस को आना है तो भी, अगर आपको एम्बुलेंस की जरूरत है, पुलिस को बुलाना, तो आपको पता समझाना पड़ता है, आपको कुछ नहीं करना, कोड बता देना है, वो अपने सिस्टम में डालेंगे, आपके घर की लोकेशन उनके पास गूगल मैप में क्या होगी, खुल जाएगी, आपके दरवाजे पर वो आ जाएंगे। प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड रखने, टैक्स जमा करने, जो दूसरी गवर्नमेंट स्कीम से उनका लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचेगा इसके द्वारा। पते को अलग अलग भाषाओं में लिखने की जरूरत नहीं होगी, एक यूनिक कोड डालिए, आपका पता जो है वो सबमिट हो गया, है ना। तो ये चीज के लिए ये ध्रुव नीति जो है वो लाई जा रही है, और इसमें भारत सरकार जो है वो डाक विभाग के माध्यम से दस्तावेज का इसको लॉन्च करेगी, और इसके लिए जो दस्तावेज है उसका अनावरण 30 मई 2025 को किया गया है, जो डिजिटल जियो कोडेड एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगा। ठीक। ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने डिस्कस अभी किया कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देश में एक डिजिटल एड्रेस सिस्टम डीएसी कोड बनाना, जो पते की जानकारी को संरक्षित और उपयोग करने के तरीके को बदल सके। और यहाँ पर ये नाम इसका है ध्रुवा, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। इसके ऊपर एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है वो जारी किया गया है। इस परिवर्तनकारी पहल का उद्देश्य पूरे देश में एक स्टैंडर्डाइज जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस सिस्टम विकसित करना है, जिससे सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की सेवाओं की डिलीवरी अधिक सटीकता और दक्षता के साथ हो जाए। सार्वजनिक मतलब एम्बुलेंस पहुंचानी है, पुलिस को पहुंचाना है, जैसे गवर्नमेंट कोई दूसरी सर्विस आपको लेनी है तो उस पते पर। और प्राइवेट का मतलब अमेजन से आपको कोई पार्सल आना है तो वो उस कोड का इस्तेमाल करके सटीक लोकेशन पर पहुंच जाएगा। ठीक। तो डाक विभाग ने डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, डी पिन बोलने या डिजी पिन बोलने के पहले लॉन्च के आधार पर औपचारिक रूप से ध्रुव नीति दस्तावेज जारी किया। डिजी पिन प्रणाली देश भर में भौतिक स्थानों की तार्किक और दिशात्मक पहचान को सक्षम बनाती है, हम लोग अभी इसके बारे में बात कर चुके हैं। और नया ध्रुव डाटा पता प्रबंधन के लिए एड्रेस एज अ सर्विस मॉडल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, देश का पहला डेडिकेटेड कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है वो राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। अब ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है, कनेक्टिंग हब होता है, और ये बेसिकली यात्रियों के लिए नहीं बल्कि समुद्री जहाजों और उनके कंटेनर्स के लिए होता है। ये एक बड़ा और गहरा पोर्ट होता है जहां बड़े बड़े जो मालवाहक जहाज हैं, ठीक, जिनको मदर वेसल कहा जाता है, वो आते हैं और अपने कंटेनर्स को वहां पर उतार देते हैं। अब सिंपल देखिए, एक तरीका समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक मोहल्ला है, ये एक मोहल्ले का कोई चौराहा है, और उसके बाद यहाँ पर ये गलियां हैं छोटी छोटी, ये बड़ी सड़क आ रही है। अब इस मोहल्ले में कुछ माल सप्लाई करने के लिए क्या है, यहाँ से बड़ा ट्रक आता है इस बड़ी रोड से, और इसको माल पहुंचाना है यहाँ पर मौजूद घरों तक या दुकानों तक माल पहुंचाना है। लेकिन ये गलियां सकरी हैं तो ये ट्रक तो जा नहीं पाएगा, तो ये ट्रक अपना माल यहीं पर चौराहे पर फॉर एग्जाम्पल उतार देता है, और फिर यहाँ से माल उतारने के बाद छोटे रिक्शों पे, छोटी गाड़ियों पे इस माल को लोड किया जाता है, और छोटे रिक्शे और छोटी गाड़ियां जो इनमें जाने में सक्षम होती हैं उनमें लोड करके इस माल को इन पतली गलियों पर उतार दिया जाता है। तो ये जो जगह है ये क्या है, ये वही ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जहां पर ये बड़े बड़े मालवाहक जहाज अपने कंटेनरों को उतारेंगे, और फिर इन कंटेनरों को छोटे छोटे जहाजों, जिन्हें फील्डर वेसल कहते हैं, उन पर लोड करके आसपास के छोटे छोटे बंदरगाहों तक पहुंचाया जाएगा, जहां तक ये जो बड़ा जहाज है वो नहीं जा सकता था। तो ये बेसिकली एक जंक्शन है या स्टॉप ओवर है जहां कंटेनरों की अदला बदली होती थी।
ठीक। और यहाँ अभी तक बेसिकली भारत के पास कोई अपना खुद का डेडिकेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं था। और भारत का ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का जो सिस्टम होता था वो कोलंबो, सिंगापुर और दुबई में होता था, जिसके बदले में भारतीय कंपनियों को इन्हें बहुत सारा पैसा देना होता था। ठीक, बहुत सारा पैसा वहां पर चला जाता था। तो अब क्योंकि ये डेडिकेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट आ गया है भारत में भी, तो अब ये जो पैसा है वो बचेगा। और भारत जो है वो अब खुद एक बड़ा लॉजिस्टिक हब बनने की तैयारी कर रहा है। अभी यहाँ पर बेसिकली जो पहला कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट राष्ट्र को समर्पित किया गया वो है केरल के तिरुवनंतपुरम में विंझिजम अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह को समर्पित किया है। लेकिन भारत यहीं तक नहीं रुकेगा, भारत अभी प्रपोज और कर रहा है। इसके अलावा वो और जगहों पर इसको प्रपोज कर रहा है, जैसे अगर देखें तो ग्रेट निकोबार, यहाँ पर भी एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने की योजना पर भारत सरकार काम कर रही, क्योंकि ये भी एक बड़े और महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक जो रास्ता है उस पर मौजूद है। ठीक। तो फिलहाल अभी तो ये तो प्रपोज्ड है, ये तो पाइपलाइन पे है, लेकिन ये तो समर्पित हो गया। तो उसको ध्यान कर लेते हैं कि बंदरगाह की निर्माण लागत 8,800 करोड़ रुपए है और देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। गहराई लगभग 20 मीटर है। और ये विंझिजम पोर्ट ट्रांसशिपमेंट के लिए विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता घटाएगा। विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों के निकट स्थित है, से भारतीय समुद्री कनेक्टिविटी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, भारत की आर्थिक रफ्तार में वृद्धि होगी, माल ढुलाई के समय और लागत दोनों को कम करेगा। तो ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई डाउट होगा। फिर आते हैं, तेलंगाना सरकार ने कवाल के बाग गलियारे को कुमाराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया। कुमाराम भीम हमारे एक ट्राइबल लीडर थे, और उनके नाम पर ये संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है इनके ऊपर। और अल्लूरी सीताराम राजू दोनों, क्योंकि के ऊपर एक फिल्म बनी है RRR, है ना, वो इन्हीं पर बनी है। हालांकि जो कुमाराम भीम है वो उनका टाइमलाइन अलग है, और जो अल्लूरी सीताराम राजू थे उनका टाइमलाइन अलग है। लेकिन इस फिल्म में दोनों को दिखाया गया कि अगर दोनों साथ में एक ही समय पर होते तो उनका मिलने के बाद किस तरीके से वो काम करते, वो उस फिल्म में दिखाया गया है। लेकिन फिलहाल हम कोमाराम भीम की बात करेंगे। और यहाँ पर तेलंगाना सरकार ने कवाल के बाग गलियारे को कोमाराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। तेलंगाना सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आदेश जारी कर कवाल टाइगर रिजर्व जो तेलंगाना में है और ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र है, इसको जोड़ने वाले एक इम्पोर्टेंट टाइगर कॉरिडोर को कोमाराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया गया है। ठीक। 1,493 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये जो नया रिजर्व है, भारत की बड़ी बिल्लियों बिग कैट्स की आबादी और मध्य भारतीय परिदृश्य में अनेक महत्वपूर्ण जैव विविधता की रक्षा के प्रयासों को मजबूत करेगा। ये जो कुमाराम भीम है ये आसिफाबाद जिले तेलंगाना में स्थित है। ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये केवल इन दोनों से नहीं बल्कि कवाल टाइगर रिजर्व को, महाराष्ट्र के ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, कन्हार गांव, तिफेश्वर चपराला वन्यजीव अभयारण्यों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के इंद्रावती TR मतलब टाइगर रिजर्व, कवाल TR मतलब कवाल टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र TATR मतलब महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है ये। ठीक, इनके साथ इसको जोड़ता है। ठीक। ये रीड किया जा सकता है, इसको रीड कर लीजिए केवल, बस, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। बेंगलुरु जो है वो आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी है। अभी तक हमारा जो मुंबई था उसको तेंदुआ राजधानी माना जाता क्योंकि मुंबई के आसपास तेंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब तेंदुओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पर हो गई, बेंगलुरु में हो गई, इसलिए बेंगलुरु को ऑफिशियली अब भारत की तेंदुआ राजधानी कहा जा सकता है। ये बात सरकार ने नहीं कही, ये बात कही है एक नेचर फाउंडेशन, इसका नाम है होले मिट्टी नेचर फाउंडेशन, इसके द्वारा ये बात कही गई है। और अभी बंगलुरु को आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित कर दिया गया है, जिससे अब मेट्रो शहरों के किनारे पर रहने वाले स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले जंगली तेंदुओं की सबसे बड़ी संख्या वाला शहर बन गया है। ठीक है। तो हलमट्टी नेचर फाउंडेशन ने एक सर्वे किया है जिसमें कहा गया है कि बंदरों के आसपास के जंगलों और झाड़ियों में वर्तमान लगभग 80 से 85 तेंदुए रहते हैं, जो इसे एक दुर्लभ शहरी क्षेत्र बनाता है, जो मुंबई की ज्ञात आबादी जहाँ पर 54 तेंदुए हैं उससे ज्यादा है। बंगलुरु के बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ठीक। फिर है
मध्य प्रदेश का नौरादेही अभयारण्य चीतों का तीसरा स्थायी आवास है। चीते हम लोग ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं? नामीबिया से ला रहे हैं। चीतों का पुनर्वास इंडिया में कर रहे हैं, कूनो में किया गया। और अब यहाँ पर तीसरी जगह कहाँ पर बनाई जा रही है? नौरादेही में बनाई जा रही है। तो चीतों के पुनर्वास की दिशा में भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मध्य प्रदेश जो अब चीता स्टेट के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है, जल्दी नौरादेही अभयारण्य को चीतों का तीसरा स्थायी आवास बनाएगा। इसके पहले अगर करें तो कूनो पहला था और गांधी सागर दूसरा था। कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर अभयारण्य में चीतों के सफल प्रवास के बाद अब नौरादही अभयारण्य को तीसरा स्थायी आवास बनाया जाएगा। ये सागर और दमोह जिले के पठारी क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक, यहाँ पर हिरण, जंगली सुअर और दूसरे शिकार प्रजातियां पहले से ही हैं, इसीलिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि एनटीसीए की टीम ने इसे चीतों के लिए उपयुक्त माना है। ठीक है, आगे चलते हैं। चिली के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। तो साउथ अमेरिकन कंट्री है चिली, जो साउथ अमेरिका के साउथ वेस्टर्न साइड में सिचुएटेड है, और जहां पर अटकामा डिजर्ट है, और जहां पर चिकोका मटाटा जो कॉपर माइन है वो दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर माइन है। और यहाँ पर अटकामा डेजर्ट जो है वो ड्राइएस्ट डेजर्ट है, दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। मुझे कमेंट में बताइए कि ये जो शुष्क मरुस्थल है, ये कौन सी ओशन करंट के गुजरने की वजह से बना है? ठीक, खैर। चिली के राष्ट्रपति, चिली की राजधानी क्या है? चिली की राजधानी है सैंटियागो। तो लैटिन अमेरिकी देश चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट ने भारत की राजकीय यात्रा करी 1 अप्रैल से 5 अप्रैल 2025 के बीच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका स्वागत किया है, और यहाँ पर अगर देखें तो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों जैसे सौर ऊर्जा, सेमीकंडक्टर्स और रोबोटिक्स में उपयोग किए जाने वाले बहुमूल्य खनिजों के खनन व उत्पादन में सहयोग पर चर्चा में वार्ता की गई। कॉपर व लिथियम उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश है चिली, और यहाँ पर भारत के लिए सहयोग करने को तैयार है। चिली से अभी इन खनिजों का सबसे बड़ा जो इंपोर्टर है वो कौन है? वो चाइना है। ठीक है। राष्ट्रपति बोरिक ने इन खनिजों के व्यापार के विस्तार तथा इस क्षेत्र में भारतीय निवेश की इच्छा भी व्यक्त करी है। और यहाँ पर पारस्परिक लाभकारी समग्र व्यापार के लिए आर्थिक साझेदारी समझौता, जिसको सीपा बोला जाता है, यानी कि कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए वार्ता शुरू करने के लिए सहमति यहाँ पर बनी है। ठीक, दोनों देशों के लिए जो बायलैटरल ट्रेड है वो 2024 में 3,843 करोड़ का हो गया, जो लगभग दुगना हो गया 2020 के मुकाबले। यहाँ पर भारतीय उद्यमियों के लिए मल्टीपल एंट्री परमिट जारी करने की घोषणा भी चिली के राष्ट्रपति ने की है। 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें अंटार्कटिका सहयोग पत्र पर लेटर ऑफ इंटेंट, भारत चिली सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम समझौती समझौता शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा निवारण एवं प्रतिक्रिया सेवा यानी कि जो एनडीआरएफ है, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एमडीएमए है, के बीच आपदा प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन, और चिली की कोडेल्को व भारत की हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। फिर आगे हैं दुबई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद हमदान शेख हमदान बिन मोहम्मद की भारत यात्रा हुई है। तो दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम, जो यूएई के उप प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री भी हैं, ने भारत की आधिकारिक यात्रा 8 से 9 अप्रैल 2025 को करी है। यहाँ पर अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई का जो पूरा नाम है वो है यूनाइटेड अरब अमीरात, और ये जो है वो अरेबियन पेनिनसुला में मौजूद एक देश है। यूएई की बात अगर की जाए तो यूएई जो है वो 7 अमीरातों का, 7 अमीराट्स का ग्रुप है। ये जो 7 अमीरात हैं, ये 7 अमीरात कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर अगर हम इन 7 अमीरातों की बात करें तो ये 7 अमीरात हमारे हैं। पहला है अबू धाबी, कैपिटल भी यही अबू धाबी है। अजमान, दुबई, फुजैरा, रस अल खैमा, शारजा, और उम अल
कुमैन। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह और सात। ये सात अमीरातों से मिलकर ये बना है दुबई। इसकी सबसे बड़ी सिटी है और अबू धाबी इसकी राजधानी है। ये ध्यान रखना, इन सात अमीरातों को पूछा जा सकता है। अब यहाँ इनकी जो यात्रा है, इस यात्रा में अगर बात की जाए तो इम्पोर्टेंट चीज जो हमको इसमें ध्यान रखना है वो ये है कि यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम अहमदाबाद का एक कैंपस दुबई में स्थापित करने की बात की जा रही है। इसमें एमबीए का पाठ्यक्रम सितंबर 2025 में शुरू हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि आईआईएफटी का कैंपस दुबई के एक्सपो सिटी में इंडिया पवेलियन में स्थापित करने का निर्णय शामिल है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोगों ने आईआईएम के दुबई कैंपस के बारे में पिछली वीडियोज में बात की थी। केरल में कोच्चि और गुजरात के वाडीनार में शिप रिपेयर क्लस्टर की स्थापना के लिए सहमति हुई है। दुबई में यूएई इंडिया फ्रेंडशिप हॉस्पिटल की स्थापना के लिए भूमि आवंटन और दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इंडिया ऑफिस खोलने के लिए भी सहमति यहाँ पर हुई है। ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है कंपैरेटिवली बाकी पॉइंट के मुकाबले। फिर है हमारा श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। श्रीमद् भागवत गीता के बारे में तो हम जानते हैं, और नाट्य शास्त्र के बारे में भी हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो जानते होंगे। नाट्य शास्त्र बेसिकली क्या है? एक प्राचीन संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। जिसको लिखा किसने था? नाट्य शास्त्र को लिखा था भरत मुनि ने। और ये नाटक पर, डांस पर, म्यूजिक पर और एक्टिंग पर सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट किताब जो है वो मानी जाती है। और इंडियन जो थिएटर है, इंडियन आर्ट है, उसका बेस नाट्य शास्त्र को माना जाता है। इसमें नाटक कैसे लिखा जाए, मंच पर कैसे प्रस्तुत किया जाए, भाव कैसे दिखाया जाए, इन सब की डिटेल में जानकारी है। भरत मुनि एक ऋषि थे, प्राचीन माना जाता है, ड्रामेटिस्ट थे, कला के जानकार थे। नाट्यशास्त्र में अगर देखा जाए, पूछ लेता है कभी कभी, ऐसे एक बार पूछ दिया गया था कि अर्थशास्त्र में कितने अध्याय हैं। ऐसे ही पूछ दिया गया था कि एक बार की जो आ, कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है उसमें कितने श्लोक हैं, पूछ दिया गया था। तो ऐसे अगर हम नाट्यशास्त्र की बात करें तो पता होना चाहिए नाट्यशास्त्र में कुल 36 अध्याय हैं और 6000 इसमें जो है वो श्लोक हैं। इसमें अलग अलग बातें करी गई हैं। इसमें ही रस सिद्धांत भी दे के रखा गया है। रस सिद्धांत देकर रखा गया है और कहा गया है कि रस निष्पत्ति ही नाटक का उद्देश्य है। तो 8 रस इसमें बताए गए हैं: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस और अद्भुत रस। ये 8 रस बताए गए हैं। बाद में आगे चलकर भक्ति रस को इसलिए जोड़ दिया गया। तो रसों की संख्या 8+1 भक्ति रस मिला के कितनी हो गई है? 9 हो गई है। और श्रीमद् भागवत गीता हम जानते हैं, श्रीमद् भागवत गीता जो है महाभारत का एक हिस्सा है, जिसमें कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन मोह में फंस गए थे, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे कि मैं अपने ही भाइयों से, अपने से ही बड़ों से, अपने ही गुरुओं के साथ युद्ध कैसे करूं, तो भगवान कृष्ण ने उनको जो है वो ज्ञान दिया था। तो भागवत गीता प्रस्थान त्रयी में भी शामिल है एक, और इंडिया की फिलॉसफी के आधार माना जाता है उपनिषदों के साथ श्रीमद् भागवत गीता को। इन दोनों को ही यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। यूनेस्को ने भारत के धार्मिक ग्रंथ भागवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया गया है। इनके साथ ही केवल ये अकेले नहीं हैं, दुनिया के 72 देशों और 4 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के 74 नई पांडुलिपियों को इसमें शामिल किया गया है, मैन्युस्क्रिप्ट्स को शामिल किया गया है। और इसमें कुल संख्या अब हो गई है 570, यानी कि यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में टोटल जो है वह 570 जो आइटम्स हैं वो शामिल हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? विश्व स्मृति रजिस्टर का, वर्ल्ड मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर का, यूनेस्को के दुनिया की जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेड लेगेसीज हैं, दस्तावेजी विरासतें हैं, उनको कंजर्व करना, संरक्षित करना और दुनिया के सामने लाना। साथ ही साथ इनको सुरक्षित करना, इनकी यूनिवर्सल जो रीच है उसको इंश्योर करना कि सब तक उनकी पहुंच हो। इनके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना भी इसका ऑब्जेक्टिव है। इसमें दुनिया भर के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक इंपॉर्टेंस के डॉक्यूमेंट्स को, मैन्युस्क्रिप्ट्स को, रेयर बुक्स को, चित्रों को, फिल्मों को, ऑडियो रिकॉर्डिंग को शामिल किया जाता है। 1992 में इसको स्थापित किया गया था और इसमें भारत के ऋग्वेद सहित 12 रचनाएं पहले से ही शामिल हैं और अब 2 और हो गई, तो कुल कितनी हो गई? 14 हो गई।
तो अब कितनी हो गई हैं? 14 हो गई हैं। फिर है भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का नवा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2024 में विश्व का नौवां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा है। इसको दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ऑपरेट करती है। ठीक। कुल मिलाकर 7.7 करोड़ यात्रियों का आवागमन 2024 में हुआ है, जो कि 2023 की तुलना में 7.8% अधिक है। 2023 में इसमें 10वां स्थान था, 2021 में इसका 13वां स्थान था और 2019 में 17वां स्थान था। अब कितना है? 9वां स्थान है। ये जारी किया जाता है किसके द्वारा? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त हवाई अड्डा है अमेरिका में अटलांटा स्थित हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दूसरा और तीसरा स्थान था दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डलास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जो कि अमेरिका का है। चौथा और पांचवा स्थान टोक्यो एयरपोर्ट, टोक्यो हनेडा लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट का है। विश्व के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में छठा स्थान डेनवर का, सातवां इस्तांबुल का, आठवां शिकागो ओहारे का और नवा दिल्ली के आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अमेरिका का। दूसरा तीसरा ध्यान रखें, चौथा पांचवा ध्यान रखें और फिर सीधे आ जाए इंडिया का आईजीआई 9वें स्थान पर है। फिर है 5 विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस भारत में खोले जाएंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश में हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपसेस को भारत में स्थापित करने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की वोलोंगोंग और डाइकिन यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस गुजरात में गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में ऑपरेट हो रहे हैं। ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने गुरुग्राम में अपना कैंपस शुरू कर दिया है। इनके बाद 5 दूसरे विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्टैब्लिश करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट यूजीसी ने जारी किया है। तो किन किन को यहाँ पर जो है वो अप्रूवल मिल गया है? एक है शिकागो का इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल यूके, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की और इंस्टीट्यूट यूरोपियो डी डिजाइन। ये 5 जो और हैं इनको यहाँ पर अप्रूवल और मिल गया है। ठीक। इनमें से इलिनॉइस इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी जो हैगी वो भारत में कैंपस स्टैब्लिश करने वाली पहली अमेरिकी यूनिवर्सिटी बनने वाली है, जो विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में अपनी एक्सीलेंट एजुकेशन के लिए जानी जाती है। ठीक है, इसमें इतना ही बस ध्यान रखिए। अच्छा, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में खुलेगी। ठीक। आगे चलते हैं, बाकी तो देख लिया। इंस्टीट्यूट यूरोपियो डी डिजाइन फैशन, ये बेसिकली विजुअल आर्ट्स और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में इटली का है। फिर हम लोग आ जाते हैं पुडुचेरी नेवा प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल है। नेवा का मतलब है कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ये नेवा है। बेसिकली ये डिजिटलाइजेशन का है। यहाँ पर जो जो वहाँ की लेजिस्लेटिव बॉडी है वो लेजिस्लेटिव बॉडी क्या करेगी? डिजिटलाइज कर देगी अपनी सारी कार्यवाही को और पेपरलेस या पेपर फ्री काम वहाँ पर होगा। तो यहाँ बात करी जाए तो दिल्ली तो हो ही गया है। यहाँ पर एक चीज और आ गई है कि जो पुडुचेरी राष्ट्र जो है वो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन में शामिल होने वाला 29वां विधानमंडल बन गया है। इसके पहले दिल्ली नेवा लागू करने वाला 28वां विधानमंडल था। नेवा जो है वो 100% केंद्र द्वारा फाइनेंस्ड केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय की परियोजना है। इसका उद्देश्य क्या है? देश में कागज रहित और डिजिटल लेजिस्लेटिव प्रोसेस को बनाना। 2022 में नागालैंड नेवा लागू करने वाली पहली विधानसभा बनी थी। नेवा लागू करने वाली पहली विधानसभा कौन बनी थी? नागालैंड बनी थी। अगला है कि जो दीव है ये भारत का पहला पूरी तरीके से सौर ऊर्जा संचालित जिला बन गया है। दीव जो कि दादरा नगर हवेली और दमन और दीव यूनियन टेरिटरी का एक जिला है, भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसने अपनी पूरी एनर्जी रिक्वायरमेंट को सोलर एनर्जी से पूरा कर लिया है। ठीक। ये भारत का पहला जिला है जिसने बिजली की अपनी पूरी मांग सौर ऊर्जा से पूरी करी है और 11.88 मेगावाट, इसमें से 9 मेगावाट जो है वो जमीन पर है और 2.8 मेगावाट जो है वो रूफ टॉप सोलर पैनल लगाए गए हैं। दीव की कुल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी 11.88 मेगावाट है, जिसमें 9 मेगावाट का जो ग्राउंड माउंटेड है वो फुदम में है और बाकी 2.88 मेगावाट जो है वो सरकारी भवनों में स्थापित है। ठीक है।
सौर ऊर्जा के प्रयोग से हर साल लगभग 13,000 टन कार्बन उत्सर्जन को द्वीप जो है वो कम करता है। तो ये हम लोग इतना जो है वो आज रख लेते हैं। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि कल इसको जो नेशनल वाला पोर्शन है उसको हम लोग कल खत्म करने की कोशिश करेंगे। कल नहीं हो पाएगा तो परसों हो जाएगा। इसके बाद बाकी चीजें जो है वो जल्दी जल्दी होंगी, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। यही पोर्शन बड़ा है तो इसमें समय थोड़ा सा लग रहा है, और जल्दी करने से कोई फायदा भी नहीं कि आपको समझ में ना आए, तैयार ना हो, केवल खाना पूरी हो जाए, तो खाना पूर्ति से कोई मतलब भी नहीं होता। फिलहाल मैं फिर से बता दूं कि ये जो हाईलाइटेड कॉपी है इसकी, ये आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के टेस्ट भी वहां पर आ रहे हैं, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करिए। और वहां पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं इनसे रिलेटेड टेस्ट क्वेश्चंस जो है एमसीक्यूज, वहां पर उनकी प्रैक्टिस करिए। एमसीक्यूज बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के मल्टी स्टेटमेंट एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि सभी करंट के एस्पेक्ट जो है वो वहां पर कवर हो जाएंगे। और इसी तरीके से पीसीएस 2025 के लिए एक फ्री टेस्ट सीरीज भी वहां पर चल रही है, उसको भी आप ज्वाइन करिए और उसका भी बेनिफिट लीजिए। बिना किसी पैसे के, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। आप भी जोड़िए, अपने दोस्तों को भी उससे जोड़िए, सबका बेनिफिट करिए, सबका साथ सबका विकास हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।